चलो बेटा ना, कल हम लोगों ने 3 एप्लीकेशन डिस्कस कर लिए थे। थर्ड एप्लीकेशन जो हमने देखा था दैट वाज कलर इंटेंसिटी, और उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था सॉल्युबिलिटी, और उससे पहले एक प्रॉपर्टी पढ़ा था मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है ना। इन तीनों प्रॉपर्टीज को समझने के बाद अगली प्रॉपर्टी की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं, और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ रही है वो क्या आ रही है बेटा? थर्मल डिकम्पोजिशन, या फिर इसको क्या बोला जाएगा? हीटिंग इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहां से बेसिकली जो केमिकल रिएक्शंस वाला पार्ट है वो शुरू हो रहा है। अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ पर आपको है ना सिलेबस में अभी जो रिएक्शंस बताई जाएंगी हीट से रिलेटेड, हमारे पूरे सिलेबस में जो भी रिएक्शंस हैं उनमें से मैक्सिमम रिएक्शन हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और एक बात समझ लीजिए, यहाँ पर क्योंकि रिएक्शन बताया जा रहा है, रिएक्शन ऐसा पार्ट है जिसमें जनरली बच्चों को दिक्कत होती है ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं मैं तो जनरली रिएक्शन वाले पार्ट में दिक्कत होती है। तो रिएक्शन में आपके मन में ऐसा होता है कि रिएक्शन को रटना है, तो रटने वाला मामला नहीं है। पहली बात, 100% अगर रिएक्शन आप पढ़ोगे तो 80-90% रिएक्शन समझने वाली होती है। हालांकि ये कि समझने के बाद भी याद तो करना ही पड़ेगा, बात तो वही होती है ना, कि समझना पड़ेगा और समझने के बाद याद करना पड़ेगा, क्योंकि आपको लंबे टाइम तक उसको रिवाइज करना है। समझ लोगे क्लास में, समझ में आ जाएगा, याद भी हो जाएगा क्लास में, लेकिन अब 17 जुलाई तक याद रखना है, उसके लिए रिवीजन जरूरी होता है। ये बात ध्यान रखें। रिएक्शन चाहे ऑर्गेनिक की हो चाहे इनऑर्गेनिक की हो, अगर आपने कॉपी में लिख के बंद कर दिया और आप सोच रहे कि मेरे को आता है, तो कुछ भी नहीं आएगा। आपको रिएक्शन को पेस्ट कर लेना दीवारों पे, यहाँ के नहीं घर पे है ना, कमरों में। कमरों की जो दीवार है वहां पर जो भी आपने मोटिवेशन वाले पोस्टर वोस्टर लगा रखे हैं उनको हटा देना, ठीक है। और कुछ नहीं लगा, कोई बात नहीं, मोटिवेशनल पोस्टर लगा दो, डॉक्टर बनूं, ये बनूं, वो बनूं। तो मिस्टेक, अच्छा मिस्टेक लगा रखा, वेरी गुड। तो है ना, जो रिएक्शन लिखाई जाएंगी इसको पेस्ट कर लेना। अगर दीवारें भर चुकी हो तो छत पे लगा लेना, छत भर चुका हो तो जो है ना वॉशरूम है वहां उसकी दीवार में लगा, दिन में कम से कम 2 बार तो वहां भी जाते होंगे, है ना। तो ठीक, तो याद होना चाहिए। मतलब कुल मिला के बात यह है, रिएक्शन रोज अगर आज से लेके, मतलब अगर आप ये मानो कि 90 दिन बचे हुए, 80-90 दिन बचे हुए, रिएक्शन रोज देखोगे तो याद रहेगा। ये आपके लिए अच्छी बात है कि आपका ये लास्ट में हो रहा है तो फ्रेश रहेगा दिमाग में, आपको ज्यादा लंबे टाइम के रिवाइज नहीं करना, लेकिन देखना जरूरी रहेगा। रोज 5-10 मिनट आपको देने पड़ेंगे, इससे ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। ये जो पोर्शन बता रहा हूँ 5 मिनट में कवर हो जाता है। आइए इसकी बात करते हैं। पहले मैं जनरल आपको सारी रिएक्शन समझा दे रहा हूँ, करना क्या होगा इसके अंदर समझ लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। फिर उसको हम लोग एलॉबरेट करेंगे। सबसे पहली बात, आपको यहाँ पर जो हीटिंग पढ़ना है वो किस किस का हीटिंग पढ़ना है? मेटल के कार्बोनेट्स का हीटिंग पढ़ना है। दूसरा, मेटल के बाइकार्बोनेट्स का हीटिंग पढ़ना है। तीसरा, आपको मेटल के हाइड्रोक्साइड्स का हीटिंग पढ़ना है। चौथा, आपको मेटल के नाइट्रेट्स का हीटिंग पढ़ना है। पांचवा, आपको मेटल के सल्फेट्स का हीटिंग पढ़ना है। इसके बाद आपको मेटल के क्लोराइड्स का हीटिंग इफेक्ट पढ़ना है, और उसके बाद आपको अमोनियम सॉल्ट्स का हीटिंग इफेक्ट पढ़ना है। ये 7 तरह के कंपाउंड्स हैं जिसके बारे में आपको हीटिंग इफेक्ट पढ़ना है, ठीक है। और ये बताया जा रहा है, इसको ध्यान समझ लेना। ये अगर यहां समझ नहीं आया तो दुनिया में कहीं समझ नहीं आएगा। ये बात बता दे रहा हूँ क्लियरली, है ना, एक्सक्लूसिव मटेरियल बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। ये जो सारी चीजें आपको बताई जा रही है, इनमें से इन दो को अभी भूल जाइए। क्यों दोनों को भूल जाना है उसके ऊपर बात करता हूँ। मेटल 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 मेटल, शुरू के जो 6 सॉल्ट्स हैं वो मेटल के सॉल्ट्स, तो लास्ट वाला सॉल्ट मेटल का सॉल्ट नहीं, किसका सॉल्ट है? अमोनियम का। अब अमोनियम सॉल्ट ये वैसे भी मेटल से अलग हो गया, और बाकी सब में अगर आप देखें तो ये मेटल का क्लोराइड सॉल्ट है, और बाकी सब अगर आप देखें तो बाकी सब मेटल के ऑक्सीजनेटेड सॉल्ट। कैसे सॉल्ट है? ऑक्सीजन। तो अभी मैं जो बात करने वाला हूं, या आज के लेक्चर में जो हम बात करने वाले हैं, वो मेटल के ऑक्सीजनेटेड सॉल्ट्स के बारे में करने वाले हैं। अब इनका एक जनरल मैकेनिज्म आपको बता देता हूं कि करना क्या है यहाँ पर। सबसे पहली बात, केमिकल रिएक्शन देखकर डरने की कोई जरूरत नहीं है। रिएक्शन जो हम पढ़ने वाले हैं ये सब आपने 10th क्लास में पढ़ी होती, आपको याद नहीं होता लेकिन आपने 10th में पढ़ी होती है, यकीन मानिए। 10th क्लास अगर आपने पढ़ी है, प्रसाद बिना चढ़ाए पास किया है ना, एग्जाम टाइम प्रसाद चढ़ा दे ना, बोले 1 किलो लड्डू चढ़ा देंगे, पास करवा देना भगवान, है ना। तो ऐसे भी चढ़ा देते, बहुत बढ़िया, पढ़ने के बाद भी चढ़ा देते हैं, है ना, सेफ साइड में रहने के लिए। डर तो भले ही रहता है ना, सेफ साइड में, बोले पढ़ भी लिया तो चढ़ा दो, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। तो ध्यान सुने, अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये सारी रिएक्शन आपने 10th में पढ़ी होती है। 10th में साइंस में जो पहला चैप्टर है आपका वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। थोड़ा सा याद दिलाने की कोशिश करता हूँ, याद आ जाए, अगर पढ़ा होगा तो याद आ जाएगा।
केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसमें पहला पार्ट होता है बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन, जहां पर अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड रिएक्शन के बारे में आपको समझाया जाता है। फिर उसके बाद शुरू होता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में पहली रिएक्शन आप पढ़ते हो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन से घबराओगे कुछ भी नहीं होगा। 5 जो टाइप की रिएक्शन आपने 10th में पढ़ी होती है ना, वही आएंगे आपके सामने। बस आपको ये पहचानना होगा कि कौन सी कॉम्बिनेशन है, कौन सी ये है, कौन सी वो है। वो टाइप अगर आपको पहचानना है, और मैं बता दूंगा कहां पर कौन सी रिएक्शन लगती है, तो आपको दिमाग में भी रह जाएगा। पहला आपने पढ़ा होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से समझ में आता है कि जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स मिलकर या 2 से ज्यादा स्पीशीज मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे होंगे, उसको क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर सेकेंड टाइप आता है डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब डीकंपोजिशन रिएक्शन का मतलब ये यही है, ये जो 10th में आपने सेकेंड कैटेगरी पढ़ी होती है वो है डीकंपोजिशन रिएक्शन। का मतलब क्या होता है? जब किसी एक कंपाउंड को आप ब्रेक डाउन करेंगे 2 या 2 से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंस में, तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोला जाता है बेटा? डीकंपोजिशन रिएक्शन। और डीकंपोजिशन रिएक्शन जो आप 10th में पढ़ते हैं ना, उसमें भी 3 कैटेगरी होती है बेटा। पहला डीकंपोजिशन रिएक्शन होता है फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब अगर आपने 10th पढ़ी है तो सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा जाता था फोटोग्राफी का, ये वही है, इसको बोलते हैं फोटो डीकंपोजिशन। सेकंड आता है इलेक्ट्रो डीकंपोजिशन। अगर 10th पढ़ी है ढंग से, है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इसका एक एक्सपेरिमेंट दे रखा आपको एनसीईआरटी के अंदर। और वो एक्सपेरिमेंट ऐसा है कि जो बीकर से इलेक्ट्रोलाइसिस में उसमें उल्टे लगा रखे हैं, और उसमें एक में हाइड्रोजन कलेक्ट हो रहा है और एक में ऑक्सीजन कलेक्ट हो रहा है, और पूछता है कि एक बीकर में जो गैस कलेक्ट हो उसका वॉल्यूम डबल है, और एक जो बीकर में गैस कलेक्ट हो रही है उसका जो वॉल्यूम है वो आधा है। तो वो कहां से मिलता है? वो बैलेंसिंग से मिलता है कि एक का वॉल्यूम डबल होगा तो इसका कितना मोल मिलेगा? 1 मोल, और इसका कितना मिलेगा? हाफ मोल। तो हाफ मोल है तो वॉल्यूम जो है डबल मिल रही है और आधी मिल रही है। इस तरह क्वेश्चन पूछता है। और लास्ट जो आता है वो आता है थर्मल डिकम्पोजिशन। तो हम वो जो सेकंड कैटेगरी है डिकम्पोजिशन, उसका भी एक सब पार्ट पढ़ रहे हैं यहाँ पर। और इसका जो रिएक्शन आपको 10th में बताया जाता है वो ये होता है लेड नाइट्रेट की रिएक्शन। सबसे पहली बार 10th में पढ़ी होती है आपने, जिसमें आप ब्राउन गैस के बारे में पढ़ते हैं। तो ये ब्राउन गैस आपने 10th में पढ़ी हुई होती है। तो ये रिएक्शन आप 10th में पढ़ चुके होते हैं। तो जो हम पढ़ने वाले हैं ये 10th का है पार्ट, और कुछ भी नहीं है उसी में। जैसे आपको मैं और याद दिला दूं, 10th में तो आपने पढ़ा होता, ठीक है, ये सब 10th की बातें आप कर रहे हैं। अब आप सुनिए, हाँ, वहां पर आपको एक आध रिएक्शन बताई जाती थी, यहां पर हम उसको और डिटेल में पढ़ रहे होंगे, और कोई नई बात नहीं है। आइए देखें इसको, पहले समझने की कोशिश करिएगा। अभी इन दोनों को भूल जाइए, हम लोग बात कर रहे हैं केवल मेटल के ऑक्सीजनेटेड सॉल्ट्स के बारे में। जो मैं बता रहा हूं उसको बहुत ध्यान सुनो। जब आप मेटल के ऑक्सीजनेटेड सॉल्ट को देखिए, थर्मल डिकम्पोजिशन या कोई भी डिकम्पोजिशन हो, रिएक्टेंट एक ही होगा और एक कंपाउंड ब्रेकडाउन होगा 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस में। तो इतनी बात समझ में आनी चाहिए, कम से कम 2 प्रोडक्ट बनेंगे, कम से कम 2 बनेंगे। अब होगा क्या? अब देखो, ये ऑक्सीजनेटेड है, ऑक्सीजनेटेड है, ऑक्सीजनेटेड है, ऑक्सीजनेटेड है। जब आप किसी मेटल के ऑक्सीजनेटेड सॉल्ट को हीट करोगे, ध्यान सुनना, ये जो ऑक्सीजन है मेटल पे अटैक करेगा। किस पे अटैक करेगा? किस पे अटैक करेगा? और जब मेटल पे अटैक करेगा तो क्या बनेगा? मेटल का ऑक्साइड बनेगा। ध्यान सुनते जाना, क्या बनाएगा? मेटल का ऑक्साइड बनाएगा। सारे ऑक्सीजनेटेड सॉल्ट में जब आप हीट करोगे तो ऑक्सीजन मेटल पे अटैक करेगा, क्या बनाएगा? मेटल का ऑक्साइड, एक को छोड़कर। इसको क्यों इसको छोड़कर? आप देखिए, जितने भी एनायन आपके सामने लिखे ना, उनमें सबसे बड़ा एनायन यही है, बाइकार्बोनेट सबसे बड़ा एनायन है। और बाइकार्बोनेट सबसे बड़ा एनायन है, तो इसको जब आप हीट करोगे तो ये कंप्लीटली डिकम्पोज नहीं होगा एक बार में। ये पहले आधा डिकम्पोज होगा, उसके बाद फाइनल डिकम्पोज होगा। तो ये जब डिकम्पोज होना स्टार्ट होता है तो ये डायरेक्टली ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं होता है, पहले ये कार्बोनेट से बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट होता है, और फिर वो जो है ना, बाइकार्बोनेट से कार्बोनेट में कन्वर्ट होता है, और फिर कार्बोनेट आगे अगर आप हीट करोगे तो ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। तो ये 2 स्टेप पे ऑक्साइड में बदलता है, लेकिन हमें हमारे सिलेबस में इसको यहीं पर रोक देना है। तो आप ध्यान सुने, जब आप मेटल के ऑक्सीजनेटेड सॉल्ट को हीट करेंगे तो ऑक्सीजन किस पे अटैक करेगा? मेटल पे। मेटल का क्या बनेगा बेटा? ऑक्साइड बनेगा। लेकिन जब मेटल के बाइकार्बोनेट को हीट करोगे तो ऑक्साइड से पहले क्या बनेगा बेटा? कार्बोनेट। आपको यहीं पर रोकना है। इसको मैं ऐसा बोलूंगा
कि बाइकार्बोनेट जो है वो बड़ा भाई है, और बड़े भाई को गर्म करने पर आपको क्या मिलेगा, छोटा भाई मिलेगा। मतलब बाइकार्बोनेट से क्या मिल रहा है बेटा, कार्बोनेट मिल रहा है, क्योंकि ये सबसे बड़ा एनायन है इन सारों में से। अब आगे सुनिए, ये तो पहला पार्ट अपन ने समझा। दूसरा भी कोई प्रोडक्ट बनेगा क्योंकि डिकम्पोजिशन करा रहे हैं। तो अब आप सुनिएगा, मेटल और ऑक्सीजन को छोड़ दें अगर आप, मेटल और ऑक्सीजन को छोड़ दें अगर आप, तो मेटल और ऑक्सीजन के अलावा जो एलिमेंट आपको यहां दिख रहा है, मेटल और ऑक्सीजन के अलावा जो एलिमेंट यहां पर दिख रहा है उसका भी ऑक्साइड बनाना है आपको। जो मेटल और है ना ऑक्सीजन के अलावा जो भी एलिमेंट दिख रहा है उसका ऑक्साइड बनाइए। तो बताइए यहां पर मेटल और ऑक्सीजन को छोड़ के कौन दिख रहा है बेटा, कार्बन। तो कार्बन का ऑक्साइड बनेगा बेटा यहां पर मेटल और ऑक्सीजन को छोड़ के कौन कौन से एलिमेंट है, हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी है, तो उनके ऑक्साइड बनाइए। हाइड्रोजन का ऑक्साइड समझ में आना चाहिए, H2O बनेगा। कार्बन का ऑक्साइड कौन बनेगा बेटा, CO2 बनेगा। मेटल और हाइड्रोजन सॉरी मेटल और ऑक्सीजन को छोड़कर कौन सा एलिमेंट दिख रहा है, हाइड्रोजन, उसका ऑक्साइड बनाइए। तो यहां पर आपको क्या मिलेगा बेटा, H2O। मेटल और ऑक्सीजन को छोड़कर जो एलिमेंट है उसका ऑक्साइड बनाइए। अब नाइट्रोजन के ढेरों ऑक्साइड मिलते हैं, N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O। यहां पर आपको भूरिया बनाना है। क्या बनाना है, भूरिया। भूरिया मतलब ब्राउन गैस, है ना, ये बनेगा। इसके अलावा मैं बात करूं तो मेटल और ऑक्सीजन को छोड़कर यहां पर कौन मिलेगा बेटा, सल्फर। सल्फर का ऑक्साइड बनाएगा। सल्फर का ऑक्साइड आप क्या बना देंगे, SO3 बना देंगे। अब एक बात आती है मन में कि सर यहां पर नाइट्रोजन में, चलो आपने भूरिया बता दिया, अब नाइट्रोजन में वैसे तो ढेर सारे ऑक्साइड है, तो कौन सा बनाएंगे, कभी भूल जाए। या सल्फर में SO2 भी तो बन सकता था सर, SO3 लिख दिया आपने, तो उसका क्या करें, उसका क्या करें बता रहा हूं। अब सुने आगे, ये जो केस अभी आपको बताया इसमें क्या बोला मैंने, मेटल के जब ऑक्सीजनेटेड सॉल्ट लिए तो ऑक्सीजन जब मेटल पे अटैक करेगा तो क्या बनेगा, मेटल का ऑक्साइड बनेगा, केवल बड़े भाई को छोड़कर, क्योंकि बड़ा भाई क्या बनाएगा बेटा, छोटा भाई। उसके अलावा मेटल ऑक्सीजन के अलावा जो एलिमेंट दिख रहा है उसका आप क्या बना देंगे, ऑक्साइड बना देंगे। क्या ऑक्साइड बनेगा वो भी आपको बता दिया। नाइट्रोजन में आपको भूरिया मिलेगा, यहाँ पर SO3 मिलेगा। तीसरी बात, ये जो नाइट्रेट आपको दिखाया गया है, ध्यान सुनना मेरी बात, क्या ये नाइट्रेट सॉल्ट का जो एनायन आता है क्या वो एसिड से आता है या नहीं आता बेटा, आता है। तो ये नाइट्रेट कहां से आया होगा, HNO3 से आया होगा। एक बार बताओ, क्या ये HNO3 आगे जाके सिलेबस में ग्रुप 15 के अंदर क्या आपको इसकी रिएक्शन पढ़नी होती है, मैं बोल रहा हूँ ये सब काम आएंगे आगे जाके। नाइट HNO3 जो है ये बताइए एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है या नहीं होता। क्या ये हमारे सिलेबस का लगभग लगभग वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये मेटल से भी रिएक्ट करता है, नॉन मेटल से भी रिएक्ट करता है, ये मेटलॉइड से भी रिएक्ट करता है, हर किसी से रिएक्ट कर जाता है ये। अब आप सोचिए कि क्योंकि एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला केस है, तो बेटा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करे। तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करने के लिए क्या देगा, ऑक्सीजन देगा, वो ऑक्सीजन भी यही देगा। इसके साथ ऑक्सीजन अलग से रिलीज होगी, क्यों, क्योंकि ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये सामने वाले को ऑक्सीडाइज करने के लिए क्या रिलीज करेगा बेटा, ऑक्सीजन रिलीज करेगा। तो जब नाइट्रेट वाला सॉल्ट आएगा तो आपको ये एक और प्रोडक्ट मिल रहा होगा जो कि बाकी कहीं पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। और क्यों मिलेगा, क्योंकि ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, और ये सामने वाले को ऑक्सीडाइज करने के लिए क्या देगा बेटा, ऑक्सीजन देगा। फिर से सुनिएगा ध्यान से, ये जितना भी केस अभी आपको बताया मैंने, इसको वापस से एक बार लिख रहा हूं ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए। सबसे पहली बात मैंने आपको क्या बोली, शुरू के जो 5 सॉल्ट है वो क्या है बेटा, मेटल का ऑक्सीजनेटेड सॉल्ट है। तो पहले आपको क्या बनाना है, मेटल का ऑक्साइड। बड़ा भाई क्या बनेगा, कार्बोनेट। इसमें आपको बस ये पता होना चाहिए कार्बोनेट बनेगा। फिर आइए यहां पर क्या बनेगा बेटा, मेटल का ऑक्साइड। क्या बनेगा, मेटल का ऑक्साइड। क्या बनेगा, मेटल का ऑक्साइड। मेटल और ऑक्सीजन को छोड़कर जो जो एलिमेंट है उसके भी क्या बना देना, ऑक्साइड। यहां पर मेटल ऑक्सीजन को छोड़कर कौन मिल रहा है, कार्बन। क्या बना दो, CO2। मेटल और ऑक्सीजन को छोड़कर कौन है, हाइड्रोजन और कार्बन। हाइड्रोजन का ऑक्साइड को वाटर और कार्बन का ऑक्साइड CO2। मेटल और ऑक्सीजन को छोड़कर कौन दिख रहा है बेटा, हाइड्रोजन। क्या बना दो, H2O। यहां पर बताइए मेटल और ऑक्सीजन को छोड़कर कौन है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के ढेरों ऑक्साइड्स हैं, लेकिन कौन सा बनेगा, बोरिया, NO2। और क्या ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है बेटा, ये इसलिए O2 भी देगा। और इसके साथ कौन सा ऑक्साइड बना दूंगा,
SO3 बना दूंगा। ये रिएक्शन आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। ये हमने जनरल पैटर्न पढ़ लिया, इन दोनों के ऊपर बाद में बात करेंगे, अभी हम पहले ऑक्सीजनेटेड की बात करें। अब आगे सुनिएगा, अभी खत्म नहीं हुआ काम। ये आपको जनरल रिएक्शन मैंने बता दिया, अभी इसके अंदर अपन 4-4, 5-5 एग्जांपल लिखते रहेंगे। हो गया, ये खत्म हो गया है ना। 70% हीटिंग इफेक्ट खत्म है आपका। अब इसमें 30% और बात करनी है, देखो उसके ऊपर बात कर रहा हूं। इसमें कुछ नोट आपको लिखाए जाएंगे, कुछ डिफरेंट कंडीशन जो होती है वो आपको लिखाई जाएगी। वो क्या है? फाई की बात कर रहे हैं। फाई मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? केटायन के पोलराइजिंग पावर की बात कर रहे हैं। और कल हमने फाई या आयनिक पोटेंशियल या पोलराइजिंग पावर जो लिखा था, फाई को आपको दो हिस्सों में डिवाइड करना है, एक तो लो फाई और एक हाई फाई। बहुत ध्यान सुनना, लो फाई और एस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको लो फाई और हाई फाई में डिवाइड करना है। अब मुझे बताइए, एस ब्लॉक में जो ग्रुप 1 होता है उस पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? +1। और ग्रुप 2 पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? +2। अब फाई का मतलब होता है चार्ज बाय साइज, इनका चार्ज कम है और साइज इनका बड़ा होता है कंपैरेटिवली, तो ये तो हाई फाई हुए, और ये क्या हुए? लो फाई। पूरा का पूरा ग्रुप 2 लो फाई, और ग्रुप 1 में से लिथियम को भी लो फाई माना जाता है ना, हाई फाई माना जाता है। सॉरी, मैंने लो फाई लिख दिया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाई फाई। हाई फाई क्यों बोला गया ऐसा? क्योंकि इनका जो चार्ज होगा वो बहुत ज्यादा है और इनका साइज, याद करो सॉलिबिलिटी में बोला था, सारे ग्रुप 2 आयंस को छोटा माना जाता है, जिगजैग उल्टा एन, और साथ में प्लस चार्ज भी आ रहा है। तो आप समझिए, पूरा का पूरा ग्रुप 2 किस कैटेगरी में जाएगा? हाई फाई। और ग्रुप 1 में जो लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, इनमें सबसे ज्यादा फाई इसका होगा बेटा, और इसीलिए इसको भी हाई फाई में कंसीडर करेंगे। या फिर इसको आप ऐसा मान लीजिए, या फिर आप देखिए कि लिथियम जो है वो अपने ग्रुप में एनॉमलस बिहेवियर दिखाएगा, और एनॉमलस बिहेवियर दिखाएगा तो उसका बिहेवियर मैग्नीशियम से मैच हो जाएगा, और जब बिहेवियर मैग्नीशियम से मैच हो जाएगा तो क्योंकि मैग्नीशियम हाई फाई में रखा गया है तो लिथियम को भी आपको हाई फाई में रखना है। मतलब लो फाई में ग्रुप 1 में से कौन कौन आएगा? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये आपके लो फाई रहेंगे इस ब्लॉक में से। और हाई फाई में लिथियम एंड ग्रुप 2, ये पूरा का पूरा क्या माना जाएगा? हाई फाई माना जाएगा। ये जो अभी मैंने बोला, इसको कहीं पे भी ऊपर मार्जिन में लिख लो इस बात को, ये तो अभी अपन लिखेंगे डिटेल में, सिंगल एक ही करके। पहले इसको नोट करें फटाफट, फिर इसमें आगे बात करता हूं। लो फाई हाई फाई बिल्कुल क्लियर होने से दिमाग में, किसे लो फाई बोला जाएगा, किसे हाई फाई बोला जाएगा। पूरा का पूरा ग्रुप 2 और लिथियम हाई फाई, और सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम लो फाई। चलिए अब आगे देखेंगे। ये लो फाई और हाई फाई को समझने के बाद अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। आगे आपको कुछ पॉइंट लिखाए जाएंगे। पहला पॉइंट क्या लिखाया जाएगा नोट का, मैं एक्सप्लेन पहले कर दे रहा हूं कि ये जो सारे हैं ना, इनके जो बाइकार्बोनेट होंगे, इनके जो बाइकार्बोनेट होंगे, ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ये पॉइंट लिखाऊंगा आपको, ध्यान सुना। सारे जो बाइकार्बोनेट्स है ग्रुप 1 की अगर मैं बात करूं, एस ब्लॉक की बात करूं, एस ब्लॉक में से लिथियम और ग्रुप 2 के बाइकार्बोनेट सॉलिड स्टेट में नहीं मिलेंगे, बाकी इन सबके जो बाइकार्बोनेट है वो सॉलिड स्टेट में मिलेंगे। क्यों इनके बाइकार्बोनेट सॉलिड स्टेट में नहीं मिलते, उसका कारण समझिएगा। एक बात बताइए, यहां पर इनका फाई ज्यादा है या कम है बेटा? ज्यादा। अरे एक बात बताओ, हमने सॉलिबिलिटी के 5 एक्सेप्शन लिखे, उसमें ग्रुप 1 का कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट भी लिखा था, उसमें LiSCO3 गायब था। उस टाइम पे मैंने बोला था ये बात आई आ गया ना, वही बात करना। क्यों गायब है, क्यों ये सॉलिड स्टेट में नहीं आएगा? ध्यान सुनना, इन सबका फाई क्या है? ज्यादा। अब आप बताओ, केटायन का फाई ज्यादा है, केटायन का फाई। और यहां कौन बैठा हुआ है? एनायन। एनायन कौन है इस बार? बाइकार्बोनेट। क्या ये एनायन बड़ा एनायन है या नहीं है? बड़ा भाई है। तो अब आप सोचिए कि अगर इसका फाई ज्यादा है तो क्या ये पोलराइजेशन ज्यादा करेगा या कम करेगा? ज्यादा करेगा। और एनायन भी सपोर्ट कर रहे हैं, एनायन जितना बड़ा होगा पोलराइजेशन उतना ज्यादा। मतलब इस कंपाउंड में धड़ाधड़ पोलराइजेशन होगा, और जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ज्यादा इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। किसके अंदर? इनके अंदर। और अगर इनके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो बेटा आप जानते हैं आयनिक कंपाउंड्स तो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड जनरली या तो लिक्विड या गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। इसका जो
बॉन्ड बनेगा, इंटरेक्शन बनेगा, वो वीक बनेगा। और अगर इंटरेक्शन वीक है तो पार्टिकल क्लोजली पैक नहीं होंगे, पार्टिकल दूर दूर होंगे, और पार्टिकल दूर होंगे इसका मतलब है वो सॉलिड स्टेट में तो नहीं मिलेगा। हो सकता है लिक्विड में मिले, हो सकता है गैसियस में मिले, लेकिन वो सॉलिड स्टेट में नहीं मिलेगा। अब आइए, ये पॉइंट आपको लिखाया जाएगा कि लिथियम और ग्लूकोज बाइकार्बोनेट सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते। इनके बारे में हम कुछ बात करेंगे, ध्यान सुनना। इनके बारे में क्या लिखाया जाएगा आपको कि इनके जो कार्बोनेट है, इनके जो सल्फेट है, और इनके जो हाइड्रोक्साइड है, ध्यान सुन लीजिए, इनके जो कार्बोनेट है, इनके जो सल्फेट है, और इनके जो हाइड्रोक्साइड है, इनको जब आप हीट करोगे तो हीट करने पे क्या होना चाहिए? डिकम्पोज। ये डिकम्पोज ही नहीं होते, ये डिकम्पोज ही नहीं होते हैं। क्यों ये डिकम्पोज नहीं होते उसके ऊपर बात करता हूं, ध्यान सुनना। क्योंकि जब आप इसको हीट करने जाओगे, एक बात सुनेगा, इनके पास जो फाई, इन एनायंस के सामने जो केटायन है, वो केटायन हाई फाई का या लो फाई का? लो फाई। लो फाई मतलब पोलराइजेशन कम होगा, पोलराइजेशन कम होगा तो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, मतलब इनके नेचर आयनिक होंगे, और तबियत वाला आयनिक होगा। ये क्यों होगा? क्योंकि जब ये आयनिक है तो आयनिक में सारा खेल जाएगा लैटिस एनर्जी पे। किसमें जाएगा भाई? लैटिस कितना पावरफुल है या लैटिस कितना वीक है, वो किससे डिसाइड होता है? लैटिस एनर्जी से। अगर ये आयनिक है तो लैटिस एनर्जी पे जब आप जाओगे बेटा, तो इनके ऊपर तो +1 चार्ज है, सबके ऊपर, केटायन के ऊपर तो +1 है। क्या लैटिस एनर्जी, ये बताया था आपको? तो बताइए, अगर यहां पर देखिए 1:2 1:2, ध्यान सुनना, और बाकी ये दो भी देख लो, बाइकार्बोनेट और नाइट्रेट है, ये भी लिख देता हूं। नाइट्रेट है और बाइकार्बोनेट है, पांचों ऑक्सीजनेटेड एनायन आपके सामने लिखे हुए जो आपको पढ़ने। इसका इसके साथ लैटिस, इसका इसके साथ लैटिस, इसका इसके साथ लैटिस, इसके साथ और इसके साथ लैटिस। देखिए सबसे पावरफुल लैटिस ऊपर के दो बनेंगे, क्योंकि चार्ज जितना ज्यादा होगा लैटिस उतना बढ़िया बनेगा, लैटिस एनर्जी ज्यादा। तो इसका मतलब यह हुआ कि इन दोनों का लैटिस तो बहुत पावरफुल बनेगा। और अगर लैटिस पावरफुल बन रहा है, इसका मतलब उसको तोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, डॉन की तरह ही है। तो जब इसको तोड़ने जाएंगे तो पुष्पा बन जाएगा, मैं टूटेगा नहीं, मना कर देगा। क्यों? क्योंकि लैटिस मजबूत है, जब इसको तोड़ने जाएंगे ना ये टूटेगा नहीं, टूटने से पहले पिघल जाएगा, पिघल जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं, ये ध्यान रखना। टूटने का जब टेम्परेचर आएगा उससे पहले इसका मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है, और इसलिए ये मेल्ट हो जाता है डिकम्पोज होने के पहले, क्योंकि लैटिस बहुत पावरफुल होता है। तो इसमें होने क्या वाला है कि इसके जो कार्बोनेट है, सल्फेट और हाइड्रोक्साइड है, वो डिकम्पोज नहीं होते, मेल्ट होते। इन दोनों के बारे में तो मैंने बताया आपको, लैटिस के बारे में। इसका 1:1 है लैटिस, इसका 1:1 है लैटिस, इसका 1:1 है लैटिस। जब लैटिस सेम हो जाता है तो रेडियस देखा जाता है, वो केटायन तो कॉमन है। अब अगर केटायन कॉमन तो बताइए, इसमें इसमें और इसमें सबसे छोटा आयन ये होगा बेटा। और अगर आयन छोटा है तो लैटिस इनके मुकाबले इसका लैटिस भी मजबूत होगा। और अगर लैटिस मजबूत है तो टूटेगा नहीं, पिघल जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं, ये बात ध्यान रखना। तो ये तीनों टूटते नहीं है, पिघल जाते हैं। इन पे आइए, धड़ाधड़ टूटेगा, ये भी टूटेगा, लेकिन लेकिन बाकी जो मेटल नाइट्रेट टूटते हैं उनके मुकाबले इसका टूटना थोड़ा सा अलग होगा। क्यों? क्योंकि इसकी लैटिस की जो स्ट्रेंथ है वो इसके और इसके बीच में है, तो थोड़ा अलग कारनामा दिखाएगा। टूटेगा लेकिन अलग तरीके से टूटेगा। ये दो तरह से टूटेगा, ये लो टेम्परेचर पे अलग तरीके से टूटता है, और ये हाई टेम्परेचर पे अलग तरीके से टूटेगा। ध्यान सुनना, लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर में दो शब्द बोल रहा हूं आपके सामने। हम यहाँ पर थर्मल डिकम्पोजिशन करा रहे, थर्मल डिकम्पोजिशन पे दो बातें बोल रहा हूं, एक पार्शियल डिकम्पोजिशन और एक कंप्लीट डिकम्पोजिशन। आप खुद बताइए, पार्शियल डिकम्पोजिशन कौन से टेम्परेचर पे होना चाहिए, लो या हाई? लो। तो लो पे इसका पार्शियल डिकम्पोजिशन होगा, और जब पार्शियल डिकम्पोजिशन होगा ना, ये भी बड़ा भाई छोटा भाई रिएक्शन खेलेगा। ये बड़ा भाई है, पार्शियली डिकम्पोज होकर छोटा भाई नाइट्रेट से नाइट्राइट में चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप टेम्परेचर कम दोगे और हाई टेम्परेचर पे जाके ये ऊपर वाली जो रिएक्शन है वैसे दिखाएगा, बस एक प्रोडक्ट चेंज होगा, NO2 के बदले N2 आएगा, उसके ऊपर डिस्कशन करूंगा। तो ये ओवरऑल जो हीटिंग इफेक्ट है वो पूरा आपको बता दिया गया है यहाँ पर। अब इसको हम लोग अप्लाई कर रहे हैं वन बाय वन, जो भी आपको बताया गया ये सारी चीजें फिर से लिखाई जा रही है आपको इंडिविजुअल। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हीटिंग इफेक्ट में केस हमें पढ़ना है वो है मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट की अगर बात की जाए बेटा,
तो अभी मैंने आपको बताया, अब इसका फॉर्मूला आपके दिमाग में चलना चाहिए। मेटल कार्बोनेट मतलब ये मेटल का ऑक्सीजनेटेड सॉल्ट है, और कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, CO3 पे -2। अब आप बताइए क्या ये ऑक्सीजनेटेड सॉल्ट है? यस। मेटल के ऑक्सीजनेटेड सॉल्ट को हीट करने पर मेटल का ऑक्साइड मिलेगा, और मेटल ऑक्सीजन के अलावा जो एलिमेंट होगा वो कौन होगा यहाँ, कार्बन, उसका भी ऑक्साइड मिलेगा। अब मुझे बताइएगा, अभी जो मैंने आपके सामने रिएक्शंस लिखी थी ना, उसमें मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछता हूं, ध्यान सुनना है ना, वो आपको कॉमनली बता ही देता हूं मैं पहले। मान लो मेटल कार्बोनेट को आपने हीट किया, तो मेटल का ऑक्साइड मिला था, CO2 मिला था। मेटल के बाय कार्बोनेट को जब आपने हीट किया तो मेटल का कार्बोनेट मिला था, वाटर मिला था, CO2 मिला था। मेटल के हाइड्रो ऑक्साइड को जब आपने हीट किया तो मेटल ऑक्साइड और वाटर मिला था। मेटल के नाइट्रेट को आपने हीट किया तो मेटल ऑक्साइड बोरिया और O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये मिला। ये कुछ रिएक्शन लिख दी मैंने। अब आपसे आगे क्वेश्चन का पूछता हूं, आपसे एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछता है, कंपाउंड ए ऑन हीटिंग गिव्स B, C, D, ऐसे वैसे करके क्वेश्चन बनाता है। ध्यान सुनना, जनरल बात करें क्योंकि ये ऑप्शन बेस्ड बनेंगे ये क्वेश्चन। अब बताइए, अगर इसके बारे में पूछना चाहता है तो क्या ऐसा बोल सकता है कि अ कंपाउंड ऑन हीटिंग, सब में हीटिंग है ना, अ कंपाउंड ऑन हीटिंग गिव्स 2 प्रोडक्ट्स, क्या वो कार्बोनेट हो सकता है? अ कंपाउंड ऑन हीटिंग गिव्स 2 प्रोडक्ट्स, क्या वो कार्बोनेट हो सकता है? हाँ हो सकता है। अ कंपाउंड ऑन हीटिंग गिव्स 2 प्रोडक्ट्स, क्या वो हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है? अ कंपाउंड ऑन हीटिंग गिव्स 3 प्रोडक्ट्स, क्या वो बाइकार्बोनेट हो सकता है? अ कंपाउंड ऑन हीटिंग गिव्स 3 प्रोडक्ट्स, क्या वो नाइट्रेट भी हो सकता है? हो सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा पहला, तो कंपाउंड ऑन हीटिंग गिव 2 प्रोडक्ट, कंपाउंड ऑन हीटिंग गिव 3 प्रोडक्ट, वो ऑप्शन से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन है। फिर आगे सुनो, अभी मैंने क्या टर्म यूज किया बेटा, प्रोडक्ट। अब मैं प्रोडक्ट का इस्तेमाल ना करके ऑक्साइड शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, ध्यान सुनो। अ कंपाउंड ऑन हीटिंग गिव्स 2 ऑक्साइड्स, क्या वो कार्बोनेट हो सकता है? हो सकता है क्या? ये भी तो ऑक्साइड है, ये भी तो ऑक्साइड। क्या वो बाइकार्बोनेट हो सकता है क्या? हो सकता है बे, ये भी तो ऑक्साइड ही है। ये तो कार्बोनेट है, ये ऑक्साइड नहीं है। आपसे बोला अ कंपाउंड ऑन हीटिंग गिव्स 2 ऑक्साइड्स, हाँ बिल्कुल सही बात। अ कंपाउंड ऑन हीटिंग गिव्स 2 ऑक्साइड्स, अ कंपाउंड ऑन हीटिंग गिव्स 2 ऑक्साइड, बिल्कुल सही बात है। तो आपसे एक तो प्रोडक्ट के टर्म्स में पूछा जा सकता है, एक ऑक्साइड के टर्म में पूछा जा सकता है। प्रोडक्ट में तो चलो फिर भी आप डिस्टिंग्विश कर पा रहे थे कि 2 में 2 प्रोडक्ट है, 2 में 3 प्रोडक्ट है। ऑक्साइड तो सब में 2 है, तो फिर पता कैसे चलेगा? पता ऐसे चलेगा, याद करिए, पीरियोडिक टेबल में ऑक्साइड पढ़े थे, बेसिक भी होते हैं, एसिडिक भी होते हैं, एम्फोटेरिक भी होते हैं और न्यूट्रल भी होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा, बताइए एक बात बताइए, मेटल का ऑक्साइड आपको कॉमनली मिल रहा है, तो मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है, बेसिक या फिर एम्फोटेरिक? बेसिक और एम्फोटेरिक दोनों होते हैं। मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक एंड जनाबे आली वाले जो मेटल ऑक्साइड थे देवर एम्फोटेरिक। तो वो डिपेंड करेगा कि क्या है, मेटल का ऑक्साइड जो मिलेगा वो या तो बेसिक मिलेगा या तो एम्फोटेरिक मिलेगा, वो मेटल देख के आपको पहचानना पड़ेगा। और CO2 कैसा है, एसिडिक। और यहां देखिए वाटर न्यूट्रल, याद करिए एनसीईआरटी के हिसाब से मैंने कुछ बताया था आपको, लेकिन होता तो न्यूट्रल ही, वही लिख रहा हूं मैं। और ये एसिडिक है, इसको देखें, ये मेटल का ऑक्साइड है, मेटल का ऑक्साइड या तो बेसिक या एम्फोटेरिक, और ये कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल। अब क्वेश्चन देखिएगा, तीनों अलग अलग है। कार्बन है, ऐसा कार्बोनेटिव एलिमेंट या एक कंपाउंड बोल देता हूं, एलिमेंट। अ कंपाउंड ऑन हीटिंग, 1 2 3, इन तीनों को देखेंगे, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। अ कंपाउंड ऑन हीटिंग गिव्स 2 ऑक्साइड्स, तीनों में से कोई भी हो सकता है, आउट ऑफ विच वन इज एसिडिक, आउट ऑफ विच वन इज एसिडिक। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, फर्स्ट और सेकंड दोनों हो सकते हैं, क्योंकि दोनों में CO2 मिल रहा है। एक ही के बारे में बात करिए, कोई भी हो सकता है। A compound on heating gives 2 oxides, one is acidic, another one is basic. यही होगा, यही होगा, क्योंकि ये बेसिक और एसिडिक है, ये न्यूट्रल और एसिडिक है, और ये बेसिक और न्यूट्रल है, सबके कॉम्बिनेशन अलग अलग बने हुए हैं। तो आपको एग्जाम में कॉम्बिनेशन को देखकर पहचानना पड़ेगा कि कौन से कंपाउंड के हीटिंग के बारे में बात कर रहा है। चलिए अब इसको अप्लाई करते हैं हम। आपके सामने लिखा मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट को जब हीट करा तो आपको मिल गया बेटा मेटल ऑक्साइड और CO2। एक बात बताइए, मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा कैसा हो सकता है, जनरली बेसिक, और जनाबे आली वाली आ गए तो एम्फोटेरिक होगा।
और CO2 का नेचर होगा एसिड। तो ये आपका पहला जनरल रिएक्शन तैयार हो जाता है। और इसकी अब एग्जांपल लिखने हमें, तो इसका पहला एग्जांपल जो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं वो है CaCO3, जो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। CaCO3 को हीट किया, क्या ये मेटल कार्बोनेट है या नहीं बेटा? है। मेटल कार्बोनेट को हीट किया, मेटल का ऑक्साइड मिलेगा, CO2 मिलेगा। एक बात बताइए, CO बेसिक या एम्फोटेरिक? बेसिक या एम्फोटेरिक? बेसिक। क्या ये जनाबे अली में आता है क्या? अगर जनाबे अली में आता तो इसको क्या बोलता मैं? एम्फोटेरिक। लेकिन ये जनाबे अली में नहीं आ रहा तो इसको मैं क्या बोलूंगा बेटा? बेसिक। और CO2 का नेचर कैसा है? एसिडिक है। अगला एग्जांपल देखिए। अच्छा एक बात बताओ, ये जो आप पढ़ रहे हैं CaCO3, ये ओर है, मेटलर्जी ओर है ये, इसका नाम लाइमस्टोन। इस ओर का नाम क्या है? लाइमस्टोन। लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट या मार्बल भी बोलते हैं इसको। ये जो अभी आप पढ़ रहे हो, सुनो मेरी बात ध्यान से, है ना? आपको ये पता होना चाहिए, ये रिएक्शन वापस आएगी। ये आप मेटलर्जी का कैल्सिनेशन पढ़ रहे हो, ये कैल्सिनेशन है बेटा मेटलर्जी की। कैल्सिनेशन में क्या होता था? मेटल कार्बोनेट को मेटल ऑक्साइड में बदला जाता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है कैल्सिनेशन। तो यहाँ जितनी भी रिएक्शन आपको लिखाई जा रही है ना, यहाँ आप लिखेंगे कैल्सिनेशन प्रोसेस। ये सब कैल्सिनेशन पढ़ रहे हो, यही मेटलर्जी में आएगा आपके सामने, मैं बोलूंगा, बता दिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे आइए, सेकेंड एग्जांपल लेते हैं बेटा। इसमें मान लीजिए आपको दिया गया अगला एग्जांपल ZnCO3। देखिए इधर ध्यान से, क्या ये मेटल कार्बोनेट है या नहीं बेटा? है। अब मेटल कार्बोनेट को जब आप गर्म करोगे तो आपको क्या मिलेगा? मेटल का ऑक्साइड मिलेगा और CO2 मिलेगा। ठीक है, अब इसमें बताइए, ये वाला जो ऑक्साइड क्या है? जनाबे अली का है बेटा? यस। तो ये कैसा मिलेगा? एम्फो मिलेगा। और ये कैसा मिलेगा? एसिडिक मिलेगा। मतलब कार्बोनेट कार्बोनेट में भी दो कहानी चलेगी, एक तो बेसिक एसिडिक वाली और एक एम्फोटेरिक एसिडिक वाली। वो आपको ऑप्शन देखकर पहचानना पड़ेगा। अच्छा, ZnCO3 कैलेमाइन और बोला जाता है इसको। तीसरे केस पे आते हैं, डोलोमाइट। नाम सुना होगा आपने, और का ही नाम है। MgCO3.CaCO3 को बोला जाता है डोलो। ये देखिए, डोलोमाइट की अगर हम लोग बात करें तो ये भी मेटल कार्बोनेट है। लेकिन एक बात समझना ध्यान से, क्या ये सिंगल सॉल्ट है या डबल सॉल्ट है? डबल है ना, LME की तरह दिख रहा है, डॉट वाला दिख रहा है। डबल सॉल्ट में जब हीटिंग करोगे आप, तो आपको इंडिविजुअल हीटिंग लगानी पड़ेगी। मतलब इसको भी हीट करो इंडिविजुअली और इसको भी हीट करो इंडिविजुअली। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। इसको जब आप हीट करोगे तो मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 मिलेगा, और इसको जब हीट करोगे तो भी मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 मिलेगा। तो CO2 मैंने कॉमनली लिख दिया दोनों के लिए। और आप जानते हैं MgO भी बेसिक है, CO भी बेसिक है। आगे बात करते हैं अगले वाले केस पे। BeO, बेरिलियम का कार्बोनेट दिया अगर आपको, तो बेरिलियम के कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो बेरिलियम का ऑक्साइड मिल जाएगा और CO2 मिल जाएगा, जिसमें से आप जानते हैं बेरिलियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है। जनाबे आली माता, नोट करें पहले से। इसमें एक पॉइंट लिखाऊंगा, नोट है ना, स्टेटमेंट लिखना है इसके बारे में कुछ। रिएक्शन लिखते लिखते दिमाग में बेटा उस बात को बार बार रिवाइज करें। मेटल कार्बोनेट है, क्या करा था अपन ने? कार्बोनेट लिया था, ऑक्सीजन का अटैक कराया किस तरह से, तो मेटल ऑक्साइड बन रहा है, CO2 बन रहा है, बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा? एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक। ये बातें दिमाग में बार बार रोटेट करते जाइए, है ना। क्लास में फिर से बोल रहा हूँ मैं, क्लास में रिएक्शन जब पढ़ाऊंगा आपको समझ आ जाएगा, लेकिन इसको यहाँ समझने से कुछ भी नहीं होगा। आपको 17 जुलाई तक इसको याद रखना है, और वो याद तभी रहेगा जब आप इसको कंटिन्यूअसली रिवाइज करेंगे। और कॉपी में लिखने से कंटिन्यूअस रिवीजन नहीं होगा, इसको आपको दीवारों पे चिपकाना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल ध्यान सुन लें। जिसको सिलेक्शन चाहिए, ये बोला सबके लिए जाता है, करते 4-5 हैं, जो 4-5 कर लेते हैं उनका काम हो जाता है, बाकी यही बैठे रह जाते हैं। ये टॉपिक स्टार्ट करने के पहले हर बार मैं 10 मिनट ये लेक्चर देता हूँ, तो जो कर लेता है यकीन मानिए उसको रिएक्शन याद हो जाती है। कोई भी रिएक्शन हो, आप जब तक लिख के दीवार पे पेस्ट नहीं करो, क्योंकि रिवीजन ही एक तरीका है जिससे आप रिएक्शन याद कर सकते हैं। समझने के बाद भी कोई भी चीज आपने समझी, कितनी भी अच्छी तरीके समझी होगा, 4 दिन नहीं पढ़ोगे, 6 दिन नहीं पढ़ोगे, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी। कोई 2 घंटे बाद ही भूल जाएगा, कोई 2 दिन बाद भूल जाएगा, कोई 20 दिन बाद भूल जाएगा। नहीं पढ़ोगे भूलोगे जरूर, ये गारंटी है बेटा। तो आपको उसको कंटिन्यूअसली देखना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से जो मैंने अभी आपको शुरू में बताया था, उसको रिवाइज करने में मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको। बस मेटल ऑक्साइड, बड़ा भाई छोटा भाई,
और साथ में कौन सा ऑक्साइड बनाना, बस इतना याद करना, और वो लिखा रहेगा सामने तो दिमाग ऑटोमेटिकली रिवाइज कर लेगा। जब बंद रहेगा मर्जी है आपकी, साल है आपका। चलिए आगे बात करते हैं। इस वाले केस पे आते हैं बेरिलियम कार्बोनेट के ऊपर। ध्यान सुनेगा, बेरिलियम कार्बोनेट को जब आपने हीट किया तो आपको मेटल ऑक्साइड मिल गया और CO2 मिल गया। लेकिन ध्यान सुनेगा, लेकिन इसके बारे में एक फैक्ट बोला जाता है कि जो बेरिलियम का कार्बोनेट है ना, ये हाईली अनस्टेबल होता है और ये रूम टेम्परेचर पे डिकम्पोज हो जाता है। किस पे डिकम्पोज हो जाता है? रूम टेम्परेचर। ध्यान सुनना, एक अभी इस पूरे फोर्थ वाला जो हम लोग अभी एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, इसके बाद फिफ्थ एप्लीकेशन आएगा थर्मल स्टेबिलिटी, जो कल पढ़ेंगे हम लोग। तो उसमें हम यही पढ़ेंगे, जो कम टेम्परेचर देने पे टूट जाए उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम है, टूट गया आसानी से, और जो टेम्परेचर देते जाओ देते जाओ देते जाओ फिर भी नहीं टूट रहा, उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है। जो अभी मैंने लो फाई के कार्बोनेट सल्फेट हाइड्रोक्साइड बनाया था, जो टूट ही नहीं रहते, टूटूंगा नहीं, पिघल जाऊंगा, वो क्या थे? उनकी थर्मल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो अब आप समझिए, ये जो आपको थर्मल स्टेबिलिटी के हिसाब से या थर्मल डिकम्पोजिशन के हिसाब से बता रहा हूं ना मैं, तो हम जितने भी रिएक्शंस पढ़ेंगे उनमें से ज्यादातर रिएक्शन, बहुत ध्यान सुनना इस बात को, ज्यादातर रिएक्शन 500 डिग्री या उससे ऊपर के टेम्परेचर पे होती है। कितने टेम्परेचर पे होती है? 500 डिग्री या उससे ऊपर। ज्यादातर रिएक्शन इस टेम्परेचर की रेंज में होती है। और ये जो बेरिलियम कार्बोनेट है, ये 25 डिग्री पे टूट जाता है। तो आप समझिए कि इसकी थर्मल स्टेबिलिटी बहुत कम है। और अगर इसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम है तो ऐसा बोला जाता है कि बेरिलियम कार्बोनेट को आपको जब भी स्टोर करना होता है, इसको हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड के एनवायरनमेंट में या इसके सराउंडिंग में CO2 भर दिया जाता है। क्यों भर दिया जाता है? कारण समझा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। पहले अगर मैं बात करूं, मान लो आप लेबोरेटरी में ये बेरिलियम कार्बोनेट का बीकर भरा हुआ है, ठीक है, और आपको मान लो कुछ काम पड़ा है या रिएक्शन करवानी, और बेरिलियम कार्बोनेट की रिएक्शन किससे करानी? किसी एक एक्स नाम के एलिमेंट या कंपाउंड से करानी, हमें नहीं पता कौन है, करवानी, बस ये मान लिया। अब आपने जब ये रिएक्शन करवानी है तो लैब में इसका डब्बा तो खोलोगे, रिएक्शन कराने का डब्बा खोला, निकाला बेरिलियम कार्बोनेट, चम्मच में कटोरी में निकाला, लेके आने लगे, इतने में टूट गया। और बेरिलियम कार्बोनेट टूट के क्या बन गया? रूम टेम्परेचर पे डिकम्पोज हो जाता है, तो CO2 तो उड़ गया। तो ये जो बेरिलियम, आपको रिएक्शन करानी थी बेरिलियम कार्बोनेट की, रिएक्शन कर गया, गलत है ये तो, अरे गलत है ये। रिएक्शन इसको करनी थी, करके कोई और चला गया, गलत बात हो जाएगी। तो क्या करें? बेरिलियम कार्बोनेट को बेरिलियम कार्बोनेट बनाए रखने के लिए क्या किया जाए? तो बेरिलियम कार्बोनेट को बेरिलियम कार्बोनेट बनाने के लिए हम इसके आसपास कार्बन डाइऑक्साइड भर देंगे। क्यों भर देंगे? लीच-एटियस प्रिंसिपल काम में आ जाएगा। जब ये रूम टेम्परेचर में इस पर टूटेगा तो इसका कंसंट्रेशन पहले से ही ज्यादा है, तो रिएक्शन रिवर्स आ जाएगी, और रिएक्शन अगर रिवर्स आ जाएगी तो बेरिलियम कार्बोनेट आपको मिलता रहेगा, फिर जिसको रिएक्शन करनी है वही करेगा। ठीक है, तो इस तरह से बात आ जाएगी। यहां पर स्टेटमेंट बोल रहा हूं, उसके बारे में नोट लिख लीजिएगा। BeCO3 is unstable. BeCO3 is unstable and gets decomposed easily. BeCO3 is unstable and gets decomposed easily. Hence, it is always stored. Hence, it is always stored in CO2 atmosphere. Hence, it is always stored in CO2 atmosphere. चलिए अगले केस के ऊपर बात करते हैं। अगला केस क्या है बेटा? मेटल कार्बोनेट का हीटिंग समझने के बाद हम लोग आ रहे हैं मेटल बाइकार्बोनेट की हीटिंग पे। और मैंने अभी आपको बताया था बाइकार्बोनेट भी ऑक्सीजनेटेड सॉल्ट है, लेकिन क्या ये बड़ा भाई छोटा भाई वाला केस है या नहीं बेटा? है। इसको जब हीट करोगे तो ऑक्साइड नहीं मिलेगा, कार्बोनेट मिलेगा पहले आपको, तो इससे बड़े भाई से छोटा भाई मिलेगा। मेटल बाइकार्बोनेट हीट करने पर मेटल कार्बोनेट, साथ में वाटर और साथ में CO2, क्योंकि बाइकार्बोनेट में याद कर लीजिएगा, बाइकार्बोनेट में ऑक्सीजन के अलावा क्या क्या दिख रहा है बेटा? हाइड्रोजन और कार्बन दिख रहा है, तो हाइड्रोजन का भी ऑक्साइड बनाना और कार्बन का भी ऑक्साइड बनाना। एक बात बताइएगा, ये कार्बोनेट तो कार्बोनेट, ये ऑक्साइड नहीं है, लेकिन ये भी ऑक्साइड है, ये भी ऑक्साइड है। ये ऑक्साइड कैसा होगा? एसिडिक। और ये ऑक्साइड कैसा होगा? न्यूट्रल। तो आपसे पूछा जा सकता है कि क्या मेटल बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर भी 2 ऑक्साइड मिलते? तो बेटा यस, प्रोडक्ट 3 मिलते हैं पर ऑक्साइड 2 ही है, जिनमें से एक न्यूट्रल और एक एसिडिक होगा। अब आइए इधर ध्यान सुनना, इसमें मैंने बोला था, इधर देखो, इसमें मैंने बोलता यहां लिखना, कैल्सिनेशन लिख लेना,
है ना, क्योंकि क्या है कि यही रिएक्शन बाद में भी आएंगी। तो आप एक ही रिएक्शन को 4 बार गिनोगे सिलेबस में कि 400 रिएक्शन, आप ऐसे बस गिनते हो, रिएक्शन कितनी पढ़ते नहीं हो, तो 400 रिएक्शन गिनोगे, तो एक ही रिएक्शन 4 बार है तो एक ही बार गिनना उसको, है ना। ये रिएक्शन वापस आएगी जब CaO से CO3 का प्रिपरेशन करोगे, इधर इसको हीट करोगे तो इसका प्रिपरेशन है। एस ब्लॉक में क्विक लाइम, लाइमस्टोन, स्लेग लाइम, इन सब की प्रिपरेशन है, ये आपस में घूमते फिरते रहेंगे, ये रिएक्शन बार बार आएगी आपके सिलेबस में, ठीक है ना। आगे बढ़ रहे हैं बाइकार्बोनेट। इसमें एक केस देखिएगा, एक ही एग्जांपल पे डिस्कशन कर रहा हूं मैं। तो आपको दिया NaSCO3, मान लीजिए ये मेटल का बाइकार्बोनेट दिया हुआ आपको, और मेटल के बाइकार्बोनेट को जब आप गर्म करेंगे बेटा, तो मेटल बाइकार्बोनेट, बड़ा भाई छोटा भाई वाला रिएक्शन हो जाएगा। मेटल बाइकार्बोनेट गेट कन्वर्टेड इनटू मेटल कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस CO2। ये जो रिएक्शन आपको दिखाई गई है, ये रिएक्शन एस ब्लॉक में सॉल्वे प्रोसेस, जब आप पढ़ेंगे तब काम आएगा। बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा वाली रिएक्शन है ये, तो ये वापस काम आएगी, उस टाइम पे बोल दूंगा, बता दिया ऑलरेडी हीटिंग इफेक्ट पे। आप देखिए NaCO3 को क्या बोला जाता है बेटा, बेकिंग सोडा, हिंदी में इसको बोलते हैं खाने वाला सोडा, और ये है धोने वाला सोडा, है ना। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा नहीं है ये, इसमें जब .10H2 आएगा तो वॉशिंग सोडा बनेगा, इसको बोलते हैं सोडा ऐश, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कभी नाम आ जाए तो इसको सोडा ऐश बोला जाता है, इसका प्रॉपर नेम सोडा ऐश है। लेकिन अब बाई चांस ऑप्शन, क्वेश्चन सुनेगा, एग्जाम में क्वेश्चन आया फॉर्मूला फॉर वॉशिंग सोडा, एक ये भी दिया और एक .10H2 वाला भी दिया, तो .10H2 करेक्ट है, और बाई चांस .10H2 वाला दिया ही नहीं, फिर इसको मजबूरी में लगाना पड़ेगा, है ना। तो इसको वैसे तो सोडा ऐश बोला जाता है, साइड में लिख लेंगे, सॉल्वे प्रोसेस में यूज होती है ये रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं थर्ड टाइप की कैटेगरी में, इसमें एक ही रिएक्शन लिखा रहा हूं, काम यही आएगी आपको। चलिए थर्ड वाले केस पे आते हैं बेटा। सॉल्वे प्रोसेस लिख लेना उसके साइड में, ताकि आपको पता रहे वहां पर ये रिएक्शन काम आएगी, 2-3 बार ये रिएक्शन सिलेबस में आपको देखने को मिल रही होगी। अब आते हैं थर्ड टाइप पे। थर्ड टाइप पे मेटल हाइड्रोक्साइड का हीटिंग बेटा। मेटल हाइड्रोक्साइड याद करिएगा, हाइड्रोक्साइड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बेटा, OH माइनस, सामने कौन पड़ा हुआ है बेटा, मेटल पड़ा हुआ है, एक तो मेटल का ऑक्साइड बनेगा, और मेटल ऑक्सीजन के अलावा जो हाइड्रोजन है उसका भी ऑक्साइड बनेगा, मतलब क्या मिल जाएगा, वाटर। अब आप जानते हैं मेटल का ऑक्साइड या तो बेसिक होगा या एम्फोटेरिक होगा जनरली, और H2O कैसा लेके चल रहा है बेटा, न्यूट्रल लेके चल रहा है। इसके अप्लाई करते हैं एग्जांपल। तो पहला एग्जांपल जो हम इसका ले रहे हैं, वो ले रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेग लाइम, 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं आप। स्लेग लाइम में मेटल हाइड्रोक्साइड को जब आपने गर्म किया तो आपको मिलेगा मेटल ऑक्साइड और वाटर। ये जो रिएक्शन आप पढ़ रहे हैं एस ब्लॉक में काम आएगी आपको। और दूसरी बात, यही रिएक्शन रिवर्सिबल भी होती है, जब आप क्विक लाइम को पानी में मिलाओगे तो स्लेग लाइम या लाइम वाटर का फॉर्मेशन होगा। इस तरह की भी बात हम लोग कर रहे होंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन ये। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं एक और एग्जांपल पे, आपको दिया गया CuCO3 डॉट CuOH ट्वाइस। इसको बोला जाता है मेलेकाइट ग्रीन। 2-3 साल पहले आया भी था एग्जाम में क्वेश्चन मेलेकाइट ग्रीन के ऊपर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बेटा, मेलेकाइट ग्रीन बोला जाता है। ये जो मेलेकाइट ग्रीन है, ध्यान सुनना, मेलेकाइट ग्रीन जो है, इसके बारे में कुछ बातें आपको बता रहा हूं, वो ध्यान से सुन लेना, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आगे तो फिर आंसर के आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या था, ठीक है। मेलेकाइट ग्रीन, इसको बेसिक कॉपर कार्बोनेट भी बोला जाता है। पहली बात, क्या बोला जाता है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। नाम का रीजन समझ लीजिएगा, क्योंकि रीजन याद रहेगा तो एग्जाम में कभी याद ना भी रहे तो लॉजिकली थोड़ा सा सोच लेंगे आप। ये है मेटल का हाइड्रोक्साइड। मेटल का हाइड्रोक्साइड कौन से नेचर का होता है, बेसिक, और ये क्या है, कॉपर कार्बोनेट, तो इसको बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ये तो एक नाम हो गया इसका, मेलेकाइट ग्रीन भी बोलते हैं। दूसरी बात, आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में कोरोजन पढ़ा होता है। कोरोजन में आप आयरन का पढ़ते हैं, मेनली रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़ते हैं। कोरोजन क्या होता है, ईटिंग अप ऑफ द सरफेस, उसको बोलते हैं कोरोजन। कैसे ईट अप होता है, जब आप उसको लॉन्ग टाइम तक एयर और वाटर के मॉइस्चर के कांटेक्ट में रखते हो तो ईट अप हो जाता है। अगर मैं बात करूं बेटा आयरन के करोजन के ऊपर, आयरन के रस्टिंग के ऊपर, तो आप जानते हैं आयरन के रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3.XH2O। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रस्ट ऑफ आयरन। उसका कलर रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर होता है रस्ट ऑफ आयरन का। जैसे आयरन के रस्ट का वो फॉर्मूला और कलर है, ये कॉपर का रस्ट है। दिस इज कॉल्ड रस्ट ऑफ कॉपर।
जब कॉपर काफी समय तक मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में आता है तब इसका फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं मैलेकाइट ग्रीन। ये रस्ट ऑफ कॉपर है, और इस जैसे आयरन के रस्ट का कलर रेडिश ब्राउन होता है, वैसे कॉपर के रस्ट का कलर ग्रीन होता है। अगर आपने कभी ये नोटिस करा हो तो अंगूठी, तांबे की अंगूठी या कड़े पहनते हैं, मंदिर के आसपास मिल जाते हैं जनरली, तो जो तांबे की अंगूठी या कड़े होते हैं उसको अगर आप पहनोगे लंबे टाइम तक, ग्रीन कलर आ जाता है उसके अंदर। वो यही होता है, इसके फॉर्मेशन की वजह से वो ग्रीन कलर आ रहा होता है। तो कभी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि रस्ट ऑफ कॉपर क्या है या रस्ट ऑफ कॉपर का कलर क्या है, इलेक्ट्रो का क्वेश्चन बन सकता है। जैसे आयरन का रस्ट पूछा जाता है, इसका भी पूछा जा सकता है। तो आइडिया होना चाहिए कि इसको क्या बोलते हैं बेटा, रस्ट ऑफ कॉपर बोला जाता है और ग्रीन कलर का होता है। आइए अब इसमें हीटिंग इफेक्ट अप्लाई करते हैं, ध्यान सुनेगा। जब आप इसको हीट कर रहे हैं तो मैंने बोला आपको ये सिंगल सॉल्ट है या डबल सॉल्ट है, डबल सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट में वहां भी मैंने बोला था डोलो के टाइम पे कि इंडिविजुअल हीटिंग लगाना बेटा, इस पे हीटिंग लगाइए, इस पे हीटिंग लगाइए। ये मेटल का कार्बोनेट है, मेटल के कार्बोनेट को हीट करने पर मेटल का ऑक्साइड और CO2 मिलेगा, और ये मेटल का हाइड्रोक्साइड है बेटा। मेटल के हाइड्रोक्साइड को हीट करने पर मेटल का ही ऑक्साइड और वाटर मिल रहा होगा, तो ये इसकी रिएक्शन हो जाती है। नोट कर लीजिएगा इसे। आगे बढ़ते हैं कुछ और पॉइंट्स पे। पहले नोट लिखवाता हूं आपको, जो मैंने अभी बीच में हाई फाई लो फाई बताया था, पहले वो लिखवाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं नाइट्रेट पर। चलिए बेटा, है ना, नोट बोल दे रहा हूं, लिखेगा। फर्स्ट पॉइंट बना के लिखिए, lithium and group 2 bicarbonates, lithium and group 2 bicarbonates do not exist in solid state. Lithium and group 2 bicarbonates do not exist in solid state. Lithium and group 2 bicarbonates do not exist in solid state. सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, carbonates, sulfates and hydroxides, carbonates, sulfates and hydroxides, carbonates, sulfates and hydroxides of सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, मतलब हम लो 5 वालों की बात कर रहे हैं। कार्बोनेट, सल्फेट्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम डू नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग, do not decompose on heating, but they melt. Do not decompose on heating, but they melt. Do not decompose on heating, but they melt. ठीक है, आइए अब इसके बारे में बात करते हैं आगे। ये जो अभी पॉइंट लिखाया गया, इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन पहले मैं आपको करा देता हूं, मतलब जितना अभी हमने 3 तक पढ़ा है उसके बारे में बात कर देता हूं। ध्यान सुन लेना, फिर से एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं। मेटल के कार्बोनेट को कॉपी ऑपी मत देखो, बोर्ड वोर्ड मत देखो, ध्यान से इमेजिन करने की कोशिश करो। मेटल कार्बोनेट है, हीट करने पर क्या मिलेगा, MCO3। इमेजिन करिए, ये बोर्ड वोर्ड से मत याद करिए, इतना नहीं होगा, देख के समझिएगा। मेटल का ऑक्साइड और CO2, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, एम्फोटेरिक, वो सब अब आपको आना चाहिए, उस पर बात नहीं करूंगा। मेटल का बाय कार्बोनेट आया तो बड़ा भाई इंटू छोटा भाई, मेटल का कार्बोनेट साथ में CO2 साथ में H2O मिलेगा, और मेटल के हाइड्रोक्साइड को हीट करने पर मेटल का ऑक्साइड और वाटर आपको मिलेगा। इसके अलावा मैंने आपको अभी जो पॉइंट लिखा है, इनको ध्यान रखना है कि लिथियम और ग्रुप 2 के जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं, इनमें फाई ज्यादा होता है, पोलराइजेशन ज्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, कोवेलेंट कंपाउंड आर जनरली नॉट फाउंड इन सॉलिड स्टेट, वो वाली कंडीशन है इसमें। और जो लो फाई वाले कार्बोनेट, सल्फेट और हाइड्रोक्साइड होंगे, उनका लैटिस बहुत पावरफुल होगा,
लैटिस इतना पावरफुल होता है कि वो आसानी से डिकम्पोज नहीं होते। डिकम्पोजिशन जब टेम्परेचर आना होता है उससे पहले ही उनका मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है, तो वो मेल्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिएगा। पहला क्वेश्चन लिखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड does not exist in solid state? Which of the following compound does not exist in solid state? Which of the following compound does not exist in solid state? ऑप्शन लिखेंगे LiHCO3, LiHCO3। अगला ऑप्शन लिखेंगे NaHCO3। अगला ऑप्शन लिखेंगे KHCO3। अगला ऑप्शन लिखेंगे RbHCO3। करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट। अगला क्वेश्चन लिखें, which of the following compound do not decompose on heating? Which of the following compound do not decompose on heating? और करके अगला क्वेश्चन इसी में है ना, इसी का दूसरा लैंग्वेज जो हो सकता है वो लिख पा रहा हूं। Which of the following compound is thermally most stable? Which of the following compound is thermally most stable? Which of the following compound is thermally most stable? है ना, मतलब कौन आसानी से डिकम्पोज नहीं हो रहा या फिर इसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। ऑप्शन लिखेंगे, पहला लिथियम कार्बोनेट Li2CO3, Li2CO3। अगला ऑप्शन लिखें Na2CO3। अगला ऑप्शन लिखें BeCO3, BeCO3। अगला ऑप्शन लिखें CaCO3। करेक्ट आंसर इज सेकंड, Na2CO3 डिकम्पोज नहीं होता। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के कार्बोनेट, सल्फेट, हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज नहीं होते, मेल्ट हो जाते। अगला क्वेश्चन लिखें, which of the following compound on heating produces a basic and an acidic oxide? Produces a basic and an acidic oxide। बताइए केस कौन सा होगा? कार्बोनेट होगा कि बाइकार्बोनेट होगा कि हाइड्रोक्साइड होगा? कार्बोनेट। ऑप्शन लिखेंगे, पहला CaCO3, दूसरा ऑप्शन BeCO3, तीसरा ऑप्शन ZnCO3, लास्ट ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। फर्स्ट आंसर है केवल ओनली फर्स्ट। नीचे वाले दोनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड देंगे। आपको क्वेश्चन में बोला है बेसिक और एसिडिक, तो ध्यान रखना कार्बोनेट में भी दो कहानी बन सकती है ना, बेसिक के साथ एसिडिक और एम्फोटेरिक के साथ एसिडिक। नीचे वाले जो दो ऑप्शन है जनाबे आली वाले, वो तो जनाबे आली वाले में तो बेसिक नहीं बनेगा, एम्फोटेरिक बनेगा, साथ में एसिडिक बनेगा, तो ये बात का भी ध्यान रखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले हीटिंग इफेक्ट की तरफ, और जो अगला हीटिंग इफेक्ट हमें पढ़ना है वो है बेटा नाइट्रेट्स का हीटिंग इफेक्ट। ध्यान से देखिए, मेटल नाइट्रेट्स के ऊपर आ रहा हूं। मैंने अभी आपको बोला था कि ये भी मेटल का ऑक्सीजनेटेड सॉल्ट है, और जब आप इसको हीट करोगे तो मेटल का ऑक्साइड तो मिलेगा, साथ में मेटल और ऑक्सीजन के अलावा जो एलिमेंट बच रहा था नाइट्रोजन, उसका भी ऑक्साइड मिलेगा। लेकिन उसका ऑक्साइड कौन सा मिलेगा? बोरिया। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे ऑक्साइड होते हैं नाइट्रोजन के। और क्या नाइट्रेट एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है? यस, तो ये ऑक्सीजन भी रिलीज करेगा। अब देखो, इससे पहले वाले जो केसेस पढ़े ना तीन हमने, उसमें मैं आपको क्या बोल रहा था कि उसमें आपसे ऑक्साइड्स के बारे में पूछ रहा था कि कौन एसिडिक होगा, कौन बेसिक होगा, कौन न्यूट्रल होगा, कौन एम्फोटेरिक होगा। वो क्वेश्चन यहां भी बन सकता है, लेकिन नाइट्रेट पे जो क्वेश्चन बनाता है वो ऑक्साइड पे नहीं बनाता, वो बनाता है गैसियस प्रोडक्ट को लेकर। किसको लेकर बनाता है बेटा? गैसियस प्रोडक्ट। अब देखिए, जब आप मेटल नाइट्रेट को जनरली हीट कर रहे हैं तो आपको क्या दो गैसियस प्रोडक्ट मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे? बेटा मिल रहे हैं। मेटल ऑक्साइड गैसियस नहीं होगा, ये तो रेसिड्यू के फॉर्म में होगा, सॉलिड के फॉर्म में होगा, जबकि NO2 और O2 कौन से फॉर्म में मिलेंगे? गैसियस। दूसरी बात,
आपसे पूछेगा अ कंपाउंड ऑन हीटिंग गिव्स 3 प्रोडक्ट्स आउट ऑफ विच 2 आर गैसियस प्रोडक्ट एंड बोथ गैसियस प्रोडक्ट आर पैरामैग्नेटिक, तो वो नाइट्रेट होगा। या फिर आपसे बोलेगा 2 गैसियस प्रोडक्ट, वन इज कलर्ड एंड अनदर वन इज कलरलेस। बेटा NO2 भूरा है और O2 जो है वो कलरलेस है। अपने आसपास भरपूर O2 है, सबको पता होना चाहिए कलरलेस होता है। दूसरी बात, पैरा और डाया की बात करें तो NO2 ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है तो पैरा होगा, और O2 के लिए तो पूरी MOT डिस्कस ही करी थी हमने। ये भी क्या होती है बेटा, पैरामैग्नेटिक होता है। आइए इसके एग्जांपल पे आते हैं। सबसे पहला जो एग्जांपल आपके सामने लिखा जा रहा है वो है PbNO3 ट्वाइस। इसको जब आपने हीट करा बेटा, मेटल का नाइट्रेट है और मेटल के नाइट्रेट को हीट करने पर मेटल ऑक्साइड NO2 और O2 मिलेगा। ये जो रिएक्शन आपके सामने लिखी गई है, ध्यान सुनना, ये जो रिएक्शन आपके सामने लिखी गई है, दिस इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। जब पी ब्लॉक में आप NCERT का टेबल देखेंगे जहां नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की प्रिपरेशन लिखी हुई है, NO2 की यही मेथड ऑफ प्रिपरेशन वहां पर आएगी। तो जब ग्रुप 15 पढ़ाया जाएगा मैं बोल दूंगा, ये रिएक्शन आपको ऑलरेडी बताई जा चुकी है। आगे आते हैं, लिथियम नाइट्रेट, NCERT एस ब्लॉक की रिएक्शन पढ़ेगी। लिथियम नाइट्रेट को आप हीट करोगे, आपको क्या मिलेगा बेटा, लिथियम का ऑक्साइड, NO2 और O2। एक बात तो बताते हैं, यहाँ पर ध्यान देना, कई बार आपके साथ चालाकी करी जा सकती है एग्जाम में। क्योंकि आपको तो बस इतना पता रहता है कि मेटल का ऑक्साइड बनेगा, PbO भी ऑक्साइड है और PbO2 भी ऑक्साइड है, ये ध्यान रखना। आपको जिस स्टेट का यहाँ पर, इस वाले केस में मैं बात कर रहा हूँ, जिस वाले यहाँ पर जो स्टेट है उसी स्टेट का ऑक्साइड बनाइएगा, ये बात बिल्कुल क्लियर रखिएगा यहाँ पर, ठीक है ना, हीटिंग इफेक्ट। चलिए अब आगे बात कर रहे हैं। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि ये जो लो फाई वाले हैं, मतलब सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनके कार्बोनेट, सल्फेट और हाइड्रोक्साइड तो डिकम्पोज ही नहीं होंगे, लेकिन इनका नाइट्रेट कुछ अलग तरह की हीटिंग दिखाएगा, लो टेम्परेचर पे अलग और हाई टेम्परेचर पे अलग। इनके लो टेम्परेचर की रिएक्शन मैंने बोली थी, क्या लो टेम्परेचर पे कंप्लीट डिकम्पोजिशन होगा या पार्शियल होगा, पार्शियल। और पार्शियल में मैंने बोला बड़ा भाई इंटू छोटा भाई वाली कहानी बनेगी, नाइट्रेट विल गेट कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट, मतलब NO3 -1 से NO2 -1 में चेंज हो जाएगा और साथ ही साथ ऑक्सीजन रिलीज करेगा। ये बात ध्यान रखना हमेशा, नाइट्रेट इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप उसको यहां हीट करो, यहां हीट करो या यहां हीट करो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पावरफुल है, इसलिए ऑक्सीजन तो देगा ही देगा, ये कंफर्म रखिएगा दिमाग में। और बाई चांस, वैसे लॉजिक जो मैंने आपको बता दिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला है, लेकिन आपको अगर कभी कंफ्यूजन हो भी जाए तो आप खुद देख लीजिएगा, NO3 -1 से NO2 -1 बन रहा है, क्या कम हो रहा है, ऑक्सीजन कम हो रहा है, तो आप वही रिलीज कर दीजिएगा, लेकिन लॉजिक वही है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला। आइए उसके बाद बात करते हैं, जब आप इसको हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे ना, तो हाई टेम्परेचर पे इसका कंप्लीट डिकम्पोजिशन होगा, और वो कंप्लीट डिकम्पोजिशन लगभग ऐसा ही होगा, मतलब यहां पर आपको मिलेगा मेटल का ऑक्साइड, साथ में आपको O2 तो मिलेगा ही मिलेगा। यहां पर क्या मिल रहा है, NO2, लेकिन यहां पर वो जो NO2 है वो भी टूट जाएगा, NO2 टूट जाएगा। और NO2 टूटा तो NO2 कौन कौन से एलिमेंट से मिलकर बना है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो आपने पहले ही निकाल दिया, तो यहां पर NO2 नहीं मिलता, यहां पर क्या मिलता है, N2। यही डिफरेंस है केवल इन दोनों में, कि यहां पर NO2 रिलीज होता है और यहां पर डिकम्पोजिशन हो जाने की वजह से क्या रिलीज होता है बेटा, N2 रिलीज होता है। अब इसमें एक बात समझिएगा, दो गैसियस प्रोडक्ट मिले, मैंने बोला यहां पर क्वेश्चन आपसे गैसियस प्रोडक्ट के बारे में पूछता है, यहां पर कितना गैसियस प्रोडक्ट है, एक, और यहां कितने गैसियस प्रोडक्ट है, दो। इसके बारे में आपको बता दिया, ये कैसा होता है, कलरलेस होता है, और पैरा है या डाया है, पैरा है। आपसे यही कलरलेस पैरा डाया पूछेगा। N2 डाया लेकिन कलरलेस, कलरलेस एंड डाया, 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, MOT लगा लेंगे, और ये कलरलेस एंड पैरा। भाई N2 में अगर किसी को कलर्ड और कलरलेस में दिक्कत है तो पूछने भाई, 10th क्लास पढ़ी है अगर, तो चैप्टर नंबर 1 रैंसिडिटी पढ़ते हैं आप, चिप्स का पैकेट, अब 10वीं पढ़ी है ना, रैंसिडिटी पढ़ते हैं आप, तो रैंसिडिटी में बताते हो, जो लेस का पैकेट होता है, 20 रुपए के पैकेट में 16 रुपए की हवा और 4 रुपए की जो चिप्स मिलती है, तो उसके अंदर वो हवा कौन सी भरी होती है, N2 भरी होती है।
नाइट्रोजन क्योंकि ऑक्सीडाइज होने से बचाता है, वरना गर्मियों में वो उसका डेफिनेशन ही रेंसिडिटी का होता था, ऑयली और फैटी फूड का जो टेस्ट वो स्पॉइल हो जाता है, इसी को क्या बोला जाता था, रेंसिडिटी बोला जाता था। तो आप ध्यान रखें N2 जो है ये कलरलेस होता है, क्योंकि जब आप लेस का पैकेट खोलते हो, ओ हो क्या कलर दिखता है आपको, कुछ भी नहीं दिखता है ना, क्योंकि वो कलरलेस होता है। तो ध्यान रखिए N2 इज कलरलेस, ये नोट करें। इसके बारे में एक स्टेटमेंट और देखते हैं। चलो बेटा ना, अब ये जो नाइट्रेट्स वाला केस है, इसमें एक और चीज हमें ऐड करनी है, वो चीज क्या है, ध्यान सुनिएगा। Ag और Hg, सिल्वर और मरकरी के ऑक्साइड अगर कभी आते हैं, तो इनके ऑक्साइड देखिए, बाकी सब में क्या हो रहा है, जब आप हीट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको क्या मिल रहा है बेटा, मेटल ऑक्साइड। हमने ये फोर्थ इक्वेशन देखी, इससे पहले हमने मेटल कार्बोनेट को हीट किया तो भी मेटल ऑक्साइड बना था। मेटल बाय कार्बोनेट को अगर आप भूल जाए, क्योंकि उसमें तो कार्बोनेट बना था, लेकिन मेटल कार्बोनेट को हीट करने पर मेटल ऑक्साइड बना था। मेटल हाइड्रोक्साइड को हीट करने पर मेटल ऑक्साइड बना था। मेटल नाइट्रेट को हीट करने पर मेटल ऑक्साइड बना, और आगे जाके हम मेटल सल्फेट को हीट करेंगे तब भी मेटल ऑक्साइड बनेगा। तो बेटा जो मेटल ऑक्साइड बन रहे हैं, मान लो आपने जब सिल्वर के कार्बोनेट, नाइट्रेट, हाइड्रोक्साइड या सल्फेट को हीट करा, तो ये मेटल का कार्बोनेट, सल्फेट, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट किसमें बदल जाएगा, इसके ऑक्साइड में। ये भी, लेकिन इनके ऑक्साइड के बारे में एक बात बोली जाती है कि इनका ऑक्साइड जो होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है। हाईली अनस्टेबल होता है। हाईली अनस्टेबल मतलब ये 350 डिग्री पे टूट जाता है। कितने डिग्री पे टूटता है, तो इसको क्या बोलते हैं, हाईली अनस्टेबल। इसको क्या बोलते हैं, हाईली अनस्टेबल। 350 डिग्री पे टूट जाता है। क्यों हाईली अनस्टेबल बोला जा रहा है, क्योंकि मैंने आपको बोलता है हीटिंग की जो रिएक्शन है ज्यादातर वो 500 या 500 ज्यादा पे हो रही होती है मैक्सिमम टाइम्स, है ना। तो कंपैरिजन में 500 के मुकाबले ये 350 400 पे टूट रहा है, इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है, ये अनस्टेबल होता है। और उसको ऐसा बोला जाता है कि इट गेट्स सेल्फ डिकम्पोज्ड, इट गेट्स सेल्फ डिकम्पोज्ड ऑन जेंटल हीटिंग। क्या कहने का मतलब है वो समझिएगा। मान लो आपने Ag2CO3, ये मेटल का कार्बोनेट है, ध्यान सुनो, मेटल का कार्बोनेट आपने इसको हीट किया, और जब आपने इसको हीट किया तो ये किस में बदल गया बेटा, मेटल के ऑक्साइड में। CO2 निकल गया, CO2 से कोई मतलब नहीं है। और ये हीटिंग लगभग मान लो 500 डिग्री के आसपास या उससे ज्यादा पे हुई है। तो ये जो बना, इसका डिकम्पोजिशन टेम्परेचर तो 350 400 है। तो बताओ ये सेल्फ डिकम्पोज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। बना ही 500 डिग्री पे, तो 500 पे बनते से ही टूट जाएगा। और जब ये टूटेगा तो जिससे मिलके बना है उसमें टूट जाएगा। किसमें टूट जाएगा, सिल्वर और ऑक्सीजन में। तो इनके बारे में बोला जाता है बेटा सेल्फ डिकम्पोज हो जाते हैं। पहले स्टेटमेंट बोल रहा हूं, फिर रिएक्शन लिखता हूं, लिखिएगा स्टेटमेंट। ऑक्साइड्स ऑफ Ag एंड Hg, oxides of Ag and Hg get self decomposed
get self decomposed on heating, get self decomposed on heating. ठीक है, अब इधर ध्यान सुनना, अगर हम इसमें सेल्फ डिकम्पोज वाली बात करें तो सिर्फ ऑक्साइड की रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं। जब इसका ऑक्साइड डिकम्पोज होगा तो सिल्वर और ऑक्सीजन बैलेंसिंग नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, और ये Hg और ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा बेटा, टूट जाएगा जब भी इसको हीट मिल रहा होगा, क्योंकि इसके जो कार्बोनेट, नाइट्रेट या सल्फेट या हाइड्रोक्साइड को आपने हीट किया है वो हायर टेम्परेचर पे हीट करा है, तो ये जब बना इसको ऑलरेडी इसका डिकम्पोजिशन टेम्परेचर मिला हुआ है, और इसीलिए हम बोल देंगे कि ये क्या हो जाएंगे बेटा, सेल्फ डिकम्पोज जाएंगे। मतलब आपके सिलेबस में ये बना बनाते से तोड़ देना, कोई मतलब नहीं अपने को टेम्परेचर क्या दिया क्या नहीं दिया है, तो आपको उसको डिकम्पोज कराना। दूसरी बात, इसको पहले एक काम करें, ये रिएक्शन लिखो, फिर एक क्वेश्चन देखते हैं इसको बाद। क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन आपके सामने बोल दे रहा हूं मैं, लिखिएगा। AgNO3 on strongly heating, AgNO3 on strongly heating produces, AgNO3 on strongly heating produces, पहला ऑप्शन लिखे Ag plus O2 plus N2, Ag plus O2 plus N2, ये पहला ऑप्शन है, Ag plus O2 plus N2 है ना। दूसरा ऑप्शन लिखे Ag2O, दूसरा ऑप्शन लिखे Ag2O plus N2 plus O2, Ag2O plus N2 plus O2। तीसरा ऑप्शन लिखे Ag plus NO2 plus O2, Ag plus NO2 plus O2। और लास्ट ऑप्शन लिखे AgNO2 plus N2, AgNO2 plus N2। करेक्ट ऑप्शन विल बी थर्ड ऑप्शन, Ag plus NO2 plus O2। क्यों हुआ, ध्यान से देखिए, जो AgNO3 था उसको आपने हीट करा, स्ट्रांगली हीट करा, और स्ट्रांगली हीट करा तो ये टूटेगा, मेटल नाइट्रेट विल गेट कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2, ये तो होगा। लेकिन क्योंकि आपने हीट दे रखा है तो ये तो सेल्फ डिकम्पोज हो जाएगा, और ये डिकम्पोज होके क्या देगा बेटा, Ag और O2। अब आप देखिए फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक तो सिल्वर बनेगा, एक NO2 बनेगा और एक O2 बनेगा, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा Ag प्लस NO2 प्लस O2। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे। 4 हीटिंग इफेक्ट समझने के बाद अगले हीटिंग इफेक्ट पर आ रहे हैं, और जो नेक्स्ट हीटिंग इफेक्ट आपको पढ़ना है वो है बेटा अमोनियम सॉल्ट्स। अभी इसमें ऑक्सीजनेटेड में एक केस बचा हुआ है, वो है सल्फेट का, तो सल्फेट वाला अब हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। पहले हम लोग अमोनियम और क्लोराइड वाला, जो मेटल क्लोराइड और अमोनियम वाला है, उनके ऊपर डिस्कशन कर ले रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। ये जो अमोनियम सॉल्ट पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, इनमें से अभी जस्ट पहले हमने पढ़ा नाइट्रेट, और अब हम पढ़ रहे हैं अमोनियम सॉल्ट। ये दोनों आपके ग्रुप 15 पी ब्लॉक की रिएक्शंस बेटा, ये भर भर के आपको पी ब्लॉक के ग्रुप 15 में देखने को मिलेगा। नाइट्रोजन रिलेटेड कंपाउंड है, नाइट्रोजन रिलेटेड कंपाउंड है। आइए इसके ऊपर बात करें। अमोनियम सॉल्ट में बेटा 2 तरह के केस बनेंगे, ध्यान सुनो। अभी तक हमारे पास क्या हो रहा था कि अभी तक हमारे पास सॉल्ट में केटायन कौन होता था, मेटल, और एनायन कार्बोनेट वार्बोनेट कोई ना कोई था। लेकिन इस बार आपको केटायन मेटल नहीं दे रखा है, अमोनियम दे रखा है, और इस बार हम एनायन चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे, एनायन। ठीक है, ध्यान सुनना, केटायन इस बार फिक्स है,
पहले क्या होता था, मेटल कार्बोनेट में कार्बोनेट फिक्स होता था, मेटल बदलते थे, मैग्नीशियम ले आए, जिंक ले आए, कैल्शियम ले आए। पर इस बार केटायन फिक्स है, एनायन बदला जाएगा, क्योंकि इस केटायन को बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई एनायन आएगा। ध्यान सुनना, एनायन दो तरह के होते हैं, एक होता है नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायन और एक होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एनायन। नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायन को ही वीक ऑक्सीडाइजिंग एनायन भी बोला जाता है। बहुत ध्यान समझिएगा। अब हो क्या रहा है कि यहां पर जो अमोनियम सॉल्ट है उसमें आप नाइट्रोजन का स्टेट देखिए, नाइट्रोजन का स्टेट कितना है, -3। क्या नाइट्रोजन अपनी मिनिमम स्टेट पे बैठा है? रिडॉक्स रिएक्शन याद करिए, ये नाइट्रोजन की स्टेट होती है मिनिमम, तो ये अपने मिनिमम स्टेट पे। तो जो एनायन आएगा ना, वो अगर नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायन हुआ तो उसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, क्योंकि नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायन आ रहा है। लेकिन अगर सामने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एनायन आ गया, मतलब ऐसा एनायन आ गया जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। तो यहां पर दो केस पढ़ने होंगे हमें कि कब अमोनियम के साथ नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायन लिया जाए और कब अमोनियम के साथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एनायन लिया जाए, और जब ये लिए जाएंगे तो क्या रिएक्शन होगी हीट करने पर, क्योंकि ये पूरा तो एक ही कंपाउंड होगा और आप इसको हीट दोगे तो डिकम्पोज होने वाले हैं। अब सुनना, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायन को जब आप रिएक्ट कराओगे तो आपको जो डिकम्पोज होने पे प्रोडक्ट मिलेगा वो सेम स्टेट का मिलेगा, क्योंकि आपने एनायन कैसा लिया हुआ है, नॉन ऑक्सीडाइजिंग, वो नाइट्रोजन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। अब अगर वो नाइट्रोजन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, ध्यान से देखिएगा, तो अमोनियम से क्या बना दिया आपने, अमोनिया। तो यहां से यहां जाने पर क्या चीज कम होते हुए दिख रही, H+ निकल रहा है। देखिए ध्यान से, H+ निकल रहा है, वो H+ एनायन पे जाके चिपक जाएगा, क्योंकि इस पे है माइनस, ये प्रोडक्ट बनने का। तो जब आप नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायन लोगे ना, तो अमोनिया मिलेगा और साथ ही साथ क्या मिलेगा बेटा, जो हाइड्रोजन है वो उस एनायन का एसिड बना देगा। आप देखिए इसको अप्लाई करें, जब आप इसमें स्टेटमेंट लिखाऊंगा अभी मैं, सुनना आपसे, जब अमोनियम सॉल्ट ऑफ नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायन या वीक ऑक्सीडाइजिंग एनायन आप ले रहे हैं, और ये एनायन कौन होंगे तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये एनायन होंगे CsPx। कौन कौन होंगे, CsPx। CsPx की अगर मैं बात करूं, इसका मतलब है कार्बोनेट, इसका मतलब है सल्फेट, इसका मतलब है फॉस्फेट और इसका मतलब है हैलाइड, ये कहलाएंगे CsPx। अब जैसे ही ये मैंने बोला ना CsPx, एक बात बताओ, अगर मैंने कार्बोनेट लिया या सल्फेट लिया या फॉस्फेट लिया या हैलाइड लिया, तो हमें कैसे पता चलेगा कि सर कौन सा एनायन वीक ऑक्सीडाइजिंग है, और हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एनायन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है? सबसे पहला सवाल ये बनता है। तो आप सोचिए, इधर बताइए, सल्फर का स्टेट क्या दिख रहा है, इसका क्या दिख रहा है, इसका क्या दिख रहा है, चाहिए अपने हाईएस्ट स्टेट पे। तो ये ऊपर जाएंगे कि नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे तो इनका क्या होगा, तो जिनका रिडक्शन होता है वो काम किसकी तरह करना चाहिए, लेकिन ये नहीं करेंगे, नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते, ठीक है। तो अगर आप ऐसा दिमाग लगाते हैं तो आप भूल जाइए, आपको कुछ नहीं आता, ठीक है। ऐसा देख के दिमाग मत लगा दे कि आप ये देख लो, इसलिए मैं बता दे रहा हूं ना कि ये चीजें आ सकती दिमाग, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कौन किसके सामने नॉन ऑक्सीडाइजिंग या वीक ऑक्सीडाइजिंग होगा और कौन किसके सामने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग होगा बेटा, ये सब चीजें देखकर डिसाइड नहीं होता, ये डिसाइड होता है E0 की वैल्यू से। किससे डिसाइड होता है, क्योंकि आप जब रिड्यूसिंग नेचर या ऑक्सीडाइजिंग नेचर की बात करते हो वो तो कंपैरेटिव बात होती है कि सामने वाले से ये ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग और हो सकता है किसी से वो वीक भी हो। तो ये बातें केटायन के हिसाब से डिसाइड होता है बेटा। और अभी जब आपने अमोनियम लिया ना, तो अमोनियम के सामने ये जो CsPx है ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग की तरह काम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि ये हर किसी के साथ नॉन ऑक्सीडाइजिंग होंगे, किसी केटायन के साथ हो सकता है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एनायन की तरह भी काम कर सकते हैं, और वो डिपेंड करता है इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज पे। ये बात आपको समझनी बहुत जरूरी है। तो अब ये जो होंगे ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग है, इसका कोई लॉजिक नहीं, इसका लॉजिक सिर्फ एक है और वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इसीलिए अमोनियम के साथ
कौन नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेंगे ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। और इसीलिए आपको CSPX याद रखना है कि अगर CSPX आ गया अमोनियम के साथ तो ये किसकी तरह काम करेंगे, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायन की तरह काम करेंगे। और अगर अमोनियम के साथ नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायन आए बेटा तो हीट करने पर ये जो कंपाउंड है जब डिकम्पोज होगा तो एक प्रोडक्ट तो आपको अमोनिया मिलेगा और दूसरा प्रोडक्ट क्या मिलेगा बेटा, उसी का एसिड मिलेगा H+ का। अब इसको अप्लाई करिए, अमोनियम के साथ CSPX आपको दिया गया और आप इसको हीट करने चले तो अब आपको याद होना चाहिए अमोनियम के साथ क्या आ रहे बेटा, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायन आ रहे, और नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायन आ रहे हैं तो ये टूट कर क्या देगा, अमोनिया देगा। पहला प्रोडक्ट तो आपको क्या मिलेगा बेटा, अमोनिया। और जो पहला प्रोडक्ट अमोनिया मिला उसके बाद अमोनियम से अमोनिया बनता है, इसमें से H+ निकला, वो H+ किस पे अटैक करेगा, कार्बोनेट पर अटैक करेगा। बताइए कौन सा एसिड बना दूं, H2CO3। वो H+ निकल के सल्फेट पे अटैक करेगा, बताइए कौन सा एसिड बना दूं, H2SO4। वो H+ निकल के फॉस्फेट पे अटैक करेगा, H3PO4। और वो H+ निकल के हेलोजन पे अटैक करेगा, Cl ले रखा है तो Cl लिख देता हूं, क्या बना देगा, HCl बना देगा। ये रिएक्शंस आपके सामने बन के आएंगी और यहां पर जो नाइट्रोजन -3 का है वो -3 में ही रहेगा, बिकॉज ये जो रिएक्शन हो रही है ये नॉन रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है, क्योंकि जो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो या एनायन जो है वो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या फिर ऐसा बोला जाए वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्टेटमेंट बोल रहा हूं इसके बारे में लिख लीजिएगा, अमोनियम सॉल्ट्स ऑफ नॉन ऑक्सीडाइजिंग, ammonium salts of non-oxidizing oblique weak oxidizing anion, ammonium salts of non-oxidizing oblique weak oxidizing anion on heating produce ammonia gas, on heating produce ammonia gas, ऑन हीटिंग प्रोड्यूस अमोनिया गैस। ठीक है, ये रिएक्शन आपके सामने लिखा, मेरी बात सुनना ध्यान से, ये सारी रिएक्शन आपके एनसीईआरटी में मेंशन रिएक्शन है, ध्यान सुनो, लेकिन वो रिएक्शन किस तरह से एनसीईआरटी में मेंशन है ये पता होना चाहिए। चलो बेटा ना, अब ये जो हमने पहला केस पढ़ा उसके बाद दूसरे केस पे आते हैं, ध्यान सुनेगा। अभी मैंने आपको क्या बोला, अमोनियम सॉल्ट के साथ अगर वीक ऑक्सीडाइजिंग एनायन आ गया तो वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एनायन कौन कौन होंगे बेटा, CSPX, और उनके साथ कोई रेडॉक्स नहीं हो पाएगा, और कोई रेडॉक्स नहीं हो पाएगा तो आपको क्या मिलेगा बेटा, अमोनिया मिलेगा, और साथ ही वो जो H+ निकला वो इस पर अटैक करके ये प्रोडक्ट बना देगा। अब आइए अगले केस में। अगला केस क्या है,
कि जब आप अमोनियम सॉल्ट किसके लेते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एनायन के, तो इस बार जो आपने एनायन लिया है वो स्ट्रॉन्ग है और इसीलिए वो अमोनियम आयन के नाइट्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देगा और ऑक्सीडाइज करेगा तो नाइट्रोजन जो -3 का था वो ऑक्सीडाइज होकर या तो 0 वाली स्टेट पे मिलता है या फिर +1 वाली स्टेट पे मिलता है। मतलब प्रोडक्ट जो आपको मिलेगा वो गैसियस प्रोडक्ट ही मिलेगा। यहां पर भी जैसे वहां अमोनिया गैसियस प्रोडक्ट था वैसे यहां पर ये गैसियस प्रोडक्ट है। एक और बात सुनेगा, N2 भी मिल सकता है, N2O भी मिल सकता है। जनरली आपको क्या मिलेगा, N2, और केवल एक केस नाइट्रेट के साथ आपको क्या मिलेगा, N2O। ध्यान सुनना, क्या मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था, नाइट्रेट इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दुनिया के दूसरे एनायन जब N2 बना रहे होंगे तो नाइट्रेट N2O बना रहा होगा क्योंकि इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर बाकी दूसरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी ज्यादा होता है। और ये है ना, 10th क्लास में आपने एक रिएक्शन पढ़ी होती है, आपको याद हो ना हो, 10th क्लास में आप ऐसा पढ़ते हैं कि जब Na का रिएक्शन आप HCl से कराते हैं तो आपको NaCl मिलता है, याद है, और साथ में क्या निकलता है, H2। Na का रिएक्शन आप H2SO4 से कराते हैं, आपको मिलता है Na2SO4 प्लस H2। लेकिन जब आप Na का रिएक्शन HNO3 से कराते हैं तो आपको मिलता है NaNO3। क्या बात समझ में आ रही है? क्योंकि नाइट्रेट एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो बाकी हाइड्रोजन रिलीज करते हैं और ये उस हाइड्रोजन को भी ऑक्सीडाइज करके क्या बना देता है, H2O बना देता है। सेम कहानी हो रही है, अगर ये N2 रिलीज कर रहा है तो ये N2 को भी क्या कर देगा बेटा, ऑक्सीडाइज कर देगा और क्या बना देगा, N2O में कन्वर्ट कर देगा। अब देखो ये वाली जो रिएक्शन अब आपको बताई जा रही है ना, ये सारी रिएक्शन आपके सामने ग्रुप 15 में आएंगी। याद करिए, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन आप पढ़ते हो वहां जाके अजाइड वाली रिएक्शन, वो अजाइड नहीं पढ़ रहे हम, लेकिन उसी के आजू बाजू में ये 2 रिएक्शन आपको दे रखी सिलेबस के अंदर, तो हम इसकी बात कर रहे हैं। इसके अलावा आने को बहुत कुछ आ सकता है लेकिन सिलेबस में नहीं है, पढ़ना है पढ़ते रहो आप, मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यही है सिलेबस में, 3 ही रिएक्शन है, तीनों बताते रहो आपको। फिर इसमें देखें, जब आप अमोनियम के साथ डाइक्रोमेट लेते हैं या नाइट्राइट लेते हैं या नाइट्रेट लेते हैं तो ये किसकी तरह काम करेंगे, अगर CH2X आया तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, CH2X के अलावा कोई एनायन आ गया उसको आपको स्ट्रॉन्ग मान लेना है, और अगर स्ट्रॉन्ग है तो रिलीज करेगा N2 और नाइट्रेट है तो रिलीज करेगा N2O, क्योंकि जो नाइट्रोजन रिलीज हो रहा था उसको उसने क्या बना दिया बेटा, N2O बना दिया। ध्यान सुनिएगा, 5 मिनट लूंगा, थोड़ा सा समझ लेना अच्छे से। N2 मिलेगा और N2O मिलेगा। अब हो क्या रहा है, इन रिएक्शंस में पहले तो N2 निकालना है आपको, ध्यान सुनना, इन रिएक्शंस में पहले क्या करना है, N2। यहां पर भी मैं N2 निकाल देता हूं, CH2X के अलावा आया, CH2X में अमोनिया निकाल दो, इनमें N2 निकाल। N2 निकालने के बाद जितना मैक्सिमम पानी निकल सकता है निकालिए। यहां पर कितने हाइड्रोजन है, 8, ऑक्सीजन है 7, लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, हाइड्रोजन। कितने वाटर निकलेंगे, 4, यही निकल सकता है, इससे ज्यादा नहीं निकल सकता। और हाइड्रोजन तो खत्म हो गए, ऑक्सीजन 4 चले गए, कितने ऑक्सीजन में, 3, और यहां पर क्या बच रहा है, 2 क्रोमियम। ये प्रोडक्ट आएगा आपको, ये रिएक्शन बन के आएगी, और ये जो Cr2O3 है ग्रीन कलर का रेसिड्यू होता है, यूज्ड इन फायर क्रैकर्स, पटाखों में इस्तेमाल होता है इसका, यूज्ड इन क्रैकर्स। आगे सुनिए, इसमें आपने N2 निकाल दिया, N2 निकालने के बाद जितना मैक्सिमम पानी निकल सकता है निकालिए बेटा। 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन, मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल जो निकलेगा वो 2H2 निकलेगा। रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। इसमें आप देखिए मैक्सिमम जो वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा वो निकलेगा H2O, और 2H2O निकालने के बाद 1 ऑक्सीजन बच रहा है, वो ऑक्सीजन कहीं और नहीं जाएगा, वही ऑक्सीजन इस पे जाके अटैक करके क्या बना देता बेटा, N2O। तो ये -3 से जा रहा है 0 0 और ये जा रहा है +1, और इसके लिए एक एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट रूल भी होता है, ठीक है। वो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट रूल क्या है वो भी समझ लेना, और ये जो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट रूल है वो सिर्फ इन दोनों पे लगेगा। कब लगाना है, जब आपका जो केटायन है और जो एनायन है, केटायन में भी नाइट्रोजन हो और एनायन में भी नाइट्रोजन हो तो आप एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट रूल से प्रोडक्ट को पहचान सकते हैं। जैसे इसके ये केटायन है बेटा NH4+, तो केटायन वाले नाइट्रोजन पर कितना चार्ज आ रहा है, -3, और एनायन वाले नाइट्रोजन पे यहां है +3 और यहां पर है +5। तो इस नाइट्रोजन पे, एनायन वाले नाइट्रोजन पे +3, -3 और +3 का एवरेज निकालिए,
-3 + 3/2 तो 0 ये प्रोडक्ट बनेगा। -3 + 5/2 +1 वाला प्रोडक्ट बनेगा। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर कभी भूल जाए तो इसको एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट रूल वाले प्रोडक्ट से भी सॉल्व कर दिया जाता है, तो उसको आप नोट कर लीजिएगा। ये जो रिएक्शन है, ध्यान सुन लेना, ये जो रिएक्शन है लास्ट वाली, ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में जैसे हम बात कर रहे थे, उसमें ये लाफिंग गैस कहलाती है N2O। तो ये लाफिंग गैस का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसको नोट कर ले। अब बचा हुआ जो क्लोराइड है और सल्फेट कल देखेंगे, और इसके आगे थर्मल स्टेबिलिटी और हाइड्रेशन एनर्जी वगैरह का